कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या वो कच्चे डॉक्यूमेंट थे? क्या जल्दबाजी में आरोप लगाए गए? ये सारे फर्जी दस्तावेज है। पासपोर्ट तो बहुत ही तुरंत ही ये साबित हो गया था कि ये फर्जी है। ये पेपर जो आए, ये कहां से आए, किसने दिए, इस पर भी कई चर्चा चल रही है कि क्या किसी एक भाजपा के नेता जो असम से हैं, क्या उन्होंने आपको दिए? ये जो चुप्पी थी ना, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये भाजपा के अंदर की फाइट है। जब बीजेपी के अध्यक्ष ही सामने आ गए तो और किसी को तो आने की जरूरत ही नहीं है। कि कल्चर जो बन गया अब इस नए राहुल कांग्रेस का, that we have to hit aggressively और फिर बाद में देखा जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी का भी मामला हुआ तो बाद में देखा जाएगा। ये जो 52,000 करोड़ का फिगर आया ना, इसने सबको सरप्राइज कर दिया। वो 52,000 करोड़ किया, वो 60,000 करोड़ भी लिख सकते थे, वो 80,000 करोड़ भी लिख सकते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या पुलिस को विद इन 48 आवर्स जाकर किसी को क्वेश्चन करना या किसी को अरेस्ट करना? आपको याद होगा असम पुलिस तो 12 बजे रात को गई थी एक बार जिग्नेश मेवानी को पिकअप करने और उनको गुवाहाटी ले गई थी वहां। तो ये जो एक तरह से बदले की भावना की राजनीति है वो भी नजर आती है। अब कानूनी कार्रवाई में क्या होता है, जब आप सत्ता में होते हो तो पुलिस आपके लिए ज्यादा सक्रिय होते हैं। आपकी भाषा थोड़ी सी हिल गई क्या अपनी जगह से? उन्होंने कैंपेन छोड़ दिया और वो पवन खेड़ा के पीछे पड़ गए। कहा कि मैं उसको पेल दूंगा, मैं उसका पेड़ा बना दूंगा, खड़गे पागल है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी कैंपेन से उनका ध्यान हट गया और वो पर्सनल हो गए और उनकी भाषा बदल गई, तो ये जब व्यक्ति पे आदमी डायरेक्ट हिट करते हैं ना, और अगर चोट सही जगह पे लग जाए तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर या सेल्फ गोल कर बैठी। और Himanta Biswa Sarma is not a normal politician who will just accept it. I think he wants वो एक तरह से चाहते हैं कि ये बॉक्सिंग मैच हो तो करेंगे बॉक्स। आप मुझे लेफ्ट हुक मारेंगे, मैं आपको राइट हुक मार दूंगा। Brought to you by रजनीगंधा। असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो गई, लेकिन उसके ठीक पहले प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विदेश में कंपनी होने और 52,000 करोड़ की संपत्ति होने का आरोप लगाया गया। जाहिर है हिमंता और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को न सिर्फ खारिज किया, प्रदेश की जो पुलिस थी वो भी पवन खेड़ा के पीछे भेज दी गई। लेकिन पवन खेड़ा समय रहते ही दिल्ली से एक सुरक्षित पनाहगाह की ओर रवाना हो गए। पर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट पेश किए, क्या वो कच्चे डॉक्यूमेंट थे? क्या जल्दबाजी में आरोप लगाए गए? ये दस्तावेज वोटिंग से ठीक पहले सामने आए तो इन्हें पवन खेड़ा तक पहुंचाया किसने? ये तो बात होगी ही आज। हिमंता बिस्वा शर्मा की भाषा की भी बात करेंगे और हिंदी भाषी नजरिए से नहीं, असमिया समाज के नजर से क्या उनका अंदाज, उनकी भाषा एक्सेप्टेबल स्पेक्ट्रम में समझा जाता है, ये भी पूछेंगे कि पूर्व कांग्रेसी होने के बावजूद वो बीजेपी आला कमान के ब्लू आइड बॉय कैसे बने। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात भी होगी, जहां अभी वोटिंग होनी है। लल्लन टॉप की टीमें वहां पर हैं। टीएमसी के बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो भी अब आ गया है और साथ ही आ गया है हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें वो बीजेपी से डील की बात स्वीकार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। मैं हूं कुलदीप मिश्र। तो इस हफ्ते चर्चा में रहा असम का विधानसभा चुनाव, जहां वोटिंग हो गई। वहां उस विषय पर बात करने के लिए कई मुद्दे वहां से गर्मा गर्म निकले। हमारे साथ कौशिक डेकायम, मैनेजिंग एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन, एडिटर हैं आप इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ब्यूरो के, भी असम से आते हैं, कांग्रेस पर भी नजर रखते हैं, उसकी राजनीति पर। सिद्धांत मोहन हमारे साथ हैं, दी लल्लन टॉप के साथ आप काम करते हैं एसोसिएट एडिटर के तौर पर और हमारे खांटी रिपोर्टर हैं। असम चुनाव को कवर करके अभी वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़े हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, और आदेश रावल भी अभी शामिल होंगे, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के साथ। सिद्धांत, आपसे शुरू कर रहा हूं। असम से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए तो कुछ मौसम बदला या फर्क है तापमान में, दोनों में? मेरे एक दोस्त हैं, द हिंदू में जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम शिव सहाय है। सो वो कलकत्ता से ऑपरेट करते हैं। तो मैं उनसे आज सुबह बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि बंगाल आ गए हैं भाई, मिलना कब होगा ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि मिलना लगा रहेगा। अगर आप असम से घुस रहे हैं तो आप दार्जिलिंग जरूर चले जाइएगा, आप काफी गर्म होकर आए हैं वहां से, तो आपको थोड़ा ठंडा होने की जरूरत है।
आप दार्जिलिंग जरूर चले जाइएगा, उन्होंने ऐसा कहा। हेमंत के साथ, उसके पहले पवन खेड़ा के साथ, उसके बीच में रिनिकी भुइयां के साथ आपके छोटे छोटे इंटरव्यू के क्लिप्स हमने देखे। पर पत्रकार को कई बार थोड़ा तापमान भी सहना पड़ता है अपने इंटरव्यू का। कोई तापमान तो नहीं सहना पड़ा अभी तक? फोन आ रहे हैं बहुत सारे? नहीं, तापमान की बात करें तो मैं वो आईडी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एक आईडी है। जब मैंने पवन खेड़ा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था जिसका वीडियो सामने आया, तो उस आईडी ने मुझे ये कहा कि तुम हिमंता बिश्वा शर्मा से सवाल लेकर आए हो। उसने कहीं कमेंट किया, ठीक है, उस आईडी से। मतलब मुझे ये आईडी को ध्यान नहीं था, वो बाद में ध्यान आया। और फिर जब मैंने रिंकी भुइया शर्मा का इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि तुम कांग्रेस से सवाल लेकर आए हो, उसी आईडी से कहा गया। और फिर जब हिमंता का इंटरव्यू किया तो फिर उस आईडी ने कहा कि तुम तो पक्का बिके हुए, लेकिन किसके हाथ से नहीं पता। उसने फिर मुझे उस आईडी ने मुझे मैसेज किया था फिर तीसरी बार में। उसके सब्र का बांध थोड़ा टूटा हुआ था कि वो किसी न किसी तरीके से मुझसे बात करना चाह रहा था। ऑब्वियसली मतलब इसके लिए तो रेडी रहना पड़ेगा कि जब हम अपना काम करते हैं, अपना सवाल पूछते हैं, तो हमको अलग अलग किस्म का तापमान झेलना पड़ेगा, अलग अलग उसकी तपिश झेलनी पड़ेगी। जैसे कांग्रेस के प्रेशर में मैंने सवाल पूछा तो मुझे बीच में मुझे लगा कि पवन खेड़ा मुझे बीच में ही टोक कर अपना जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। वो उनका अपना तरीका होगा। तो मैंने कहा कि आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। सेम गोज विद हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान आपकी भाषा, आखिरी दिनों में कैंपेन के लास्ट लेग में आपकी भाषा थोड़ी अनरूली सी हो गई, थोड़ी पार्लियामेंट्री सी हो गई, तो अनपार्लियामेंट्री। उसके बाद जो हमारी बहस हुई उनसे, तो वो एक बहस या एक कन्फ्रंटेशन जिसको नाम दिया जा रहा है, वो कुछ नहीं था। मेरी बस इतनी डिमांड थी उनसे कि हिमंता जी, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं, मुझे जवाब चाहिए। तो बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति के तौर पे मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या आप इस आरोप पे सोचते क्या हैं कि आपकी भाषा थोड़ी सी हिल गई क्या अपनी जगह से? ये सवाल तो बहुत सारे लोगों से पूछा जा सकता है, लेकिन आप एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आप असम में जैसी भी पॉलिटिक्स करते रहे हो, कोई भी नेता पूरे देश में जैसी भी पॉलिटिक्स करता रहा हो, अगर भाषा के घेरे में हो, भाषा की मर्यादा के घेरे में उस पर सवाल उठाए जाए, तो आई गेस ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। आई गेस मैंने अपना काम किया, बस, और कुछ नहीं। जी बोलिए। ठीक है, तो मैं एक बार ये जो बहुत सारे बातचीत के सिरे हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा की बात हुई, आरोप की बात हुई, पर एक बार सिर्फ इस बातचीत की अच्छी पृष्ठभूमि बन जाए इसके लिए दोहरा देता हूं कि पवन खेड़ा ने आरोप क्या लगाए। कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिका भुइया के पास 3 देशों, इजिप्ट, एंटीगुआ बारबुडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। उन्होंने वो तीनों पासपोर्ट दिखाए, कथित पासपोर्ट, जिनको रिनिकी भुइया बता रही हैं कि ये फर्जी हैं, ये झूठे आरोप हैं। ये कहा कि व्योमिंग स्टेट में, अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में एक कंपनी है एच रिनिकी नंदी नाम से, एच रिनिकी नंदी। तो एच का अर्थ निकाला गया हिमंता से, रिनिकी का अर्थ उनकी पत्नी का नाम है, और नंदी जो है वो उनके बेटे नंदिन के शुरुआती लेटर्स हैं। और ये इसलिए वहां रजिस्टर की गई क्योंकि उस स्टेट में कोई टैक्स नहीं लगता है। और इस कंपनी की मई 2025 में एनुअल मीटिंग हुई, ये भी पवन खेड़ा दावा कर रहे हैं, जिसमें बताया गया कि 52,000 करोड़ में एक होटल बनाएंगे, कुछ हेज फंड में पैसा डालेंगे। इसके अलावा ये उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास 2 टाइटल डीड लगी हैं उनके हाथ में। दुबई में एक होटल में एक स्वीट और एक फ्लैट खरीदा गया है रिंकी भुइया के नाम से, और इसका हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं है। और भारत के नागरिक होने के नाते डुअल पासपोर्ट हो नहीं सकते, तो 3 पासपोर्ट कहां से आए, ये पवन खेड़ा ने सवाल पूछा। तो हिमंता विश्वकर्मा ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो पोस्ट किया कि वो जो 2 दुबई के अपार्टमेंट की जिक्र वो कर रहे हैं पवन खेड़ा, उसके असली मालिकों का पता हमने लगा लिया है। मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के ये फ्लैट हैं, हमारे नहीं हैं। कांग्रेस ने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये चुराए हैं स्क्राइब्ड नाम की एक वेबसाइट से। आप इसको फोन पर भी चेक कर सकते हैं। रिंकी भुइया ने भी पवन खेड़ा के आरोपों पर ट्विटर पे जवाब दिया, कहा कि आपकी तपस्या में ही नहीं, आपके एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई, और चैलेंज किया कि आप सबूतों के साथ इसको साबित कर दीजिए। और फिर जो हुआ हमने देखा कि एक असम पुलिस, एक एफआईआर दर्ज हुई, असम पुलिस
पवन खेड़ा को खोजने लगी, उनके दिल्ली स्थित घर पहुंची, पर पवन खेड़ा के बारे में ये जानकारी आई बाद में कि वो दिल्ली में नहीं है। और उन्होंने एक और वीडियो जारी करके एक और आरोप लगाया कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, लंदन में भी एक और कंपनी रजिस्टर्ड है उनके नाम से। ये एक बैकग्राउंड है सिर्फ इस बात का। कौशिक जी, आप असम में हैं, वहां की राजनीति एक अरसे से देख रहे हैं। क्या ये जो आरोप लगाया पवन खेड़ा ने भ्रष्टाचार का, ये चुनाव में इसका कोई असर रहेगा, दिखेगा? मुझे नहीं लगता इसका कोई असर रहेगा, क्योंकि जब से हिमंता बिस्वा शर्मा पॉलिटिक्स में है, करप्शन के बहुत सारे आरोप इन पर लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुए कोर्ट में या किसी भी तरह से। तो अभी भी मुझे नहीं लगता इस बात पे वोट डिसाइड होगा। और बहुत ही जल्दबाजी में यह आरोप लगाया गया था, क्योंकि ये देखा गया कि ड्यू डिलिजेंस इन आरोप में हुआ नहीं। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में भ्रांति ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आरोप लगाने की कुछ ही घंटों के बाद इंडिया टुडे ने भी फैक्ट चेक किया, इंडिया टुडे यानी कि टीम ने फैक्ट चेक किया, सारे आरोप गलत साबित हुए, एक भी सही नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे सारे फर्जी निकले। क्योंकि एक होता है एलिगेशन, अगर कांग्रेस ये भी कहते कि ये आरोप है, इनके ऊपर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जहां तक मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उनमें ये कहा गया कि ये एविडेंस है, हमने ड्यू डिलिजेंस किया है और ये आरोप नहीं, ये सत्य है। तो ये कहने के बाद ये जिम्मेवारी बन जाता है कांग्रेस के कि इसको सिद्ध करे। लेकिन कोई भी इंसान बेसिक फैक्ट चेक करेंगे तो पता चलेगा कि सारे के सारे आरोप गलत है। जो आप कह रहे हैं कि ना कांग्रेस ने आरोप लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, उसका अर्थ क्या है? मतलब कौन कौन सी चीजें, क्या क्या लूप होल्स उन आरोप में पाए गए? पहली बात, जो पासपोर्ट्स दिखाए गए वो सारे पासपोर्ट्स में बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज है, जो ऑलरेडी हमने अपने स्टोरीज में दिखाए हैं। स्पेलिंग से लेके जो पासपोर्ट्स के फॉर्मेट होते हैं, और बाद में वहां के सरकार ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ये सारे फर्जी दस्तावेज है। पासपोर्ट तो बहुत ही तुरंत ही ये साबित हो गया था कि ये फर्जी है, क्योंकि जिस तरह के पासपोर्ट फॉर्मेट होते हैं, ऊपर से रिनिकी भुइया के जो असली पासपोर्ट है वो मेरे पास है, उसके कॉपी, और उसमें जो डेट्स है, जो भी स्पेलिंग्स है, जिस तरह से वो लिखती है, वो कोई भी वहां पे नहीं है। वो कैसे भी लिखे, वो एक अलग बात है, वो गलत डेट ऑफ बर्थ डुप्लीकेट पासपोर्ट में या दूसरे देश के पासपोर्ट में दे सकती है, मैं वहां तक मानने को तैयार हूँ। लेकिन जो एक बेसिक फॉर्मेट होते हैं पासपोर्ट्स के, उन्हीं में उन सब में ही बहुत सारे गलतियां पाई गई है। ये रही पासपोर्ट की बात। दूसरी, जो दुबई में फ्लैट की बात कही गई, उनमें हमने चेक किया जो भी प्रॉपर्टीज है उनके अगेंस्ट जो नंबर्स है, उन नंबर्स पे हमने चेक किया, उनके ओनरशिप डिटेल चेक किया, तो वहां पे पाया नहीं गया। बाद में जब ओनरशिप डिटेल चेक किया गया तो ये दूसरे के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ये भी गलत साबित हुआ। तीसरी, जो 52,000 करोड़ की जो कंपनी की बात कही गई, ये बहुत दिलचस्प है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दो कंपनी की बात हुई है, एक रिनिकी भुइया शर्मा LLC और दूसरा है रिनिकी नंदी LLC। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं रिनिकी भुइया शर्मा LLC के जो एक दिन के दिसंबर 5 के जनरल मीटिंग के एक मिनट्स दाखिल किया है, दिखाया गया है कि ये 5 दिसंबर को रिनिकी भुइया शर्मा LLC के एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिया गया उनके मिनट्स है, और इस मीटिंग में 3 मेंबर शामिल थे, उपस्थित थे। एक रिनिकी भुइया शर्मा इन कैपिटल लेटर्स, दूसरी रिनिकी भुइया शर्मा इन स्मॉल लेटर्स, तीसरी रिनिकी नंदी LLC, जो ये कंपनी बाद में आई। तो ये 3 मेंबर थे, और इन्होंने क्या सिद्धांत लिया कि 52,000 करोड़ का वो होटल खोलेंगे। किस नाम पे खोलेंगे यूएस में? कि रिनिकी भुइया शर्मा होटल्स खोलेंगे। अब ये
5 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसे होटल खोलेंगे, ये कंपनी है ऐसे होटल खोलेंगे, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी रेगुलर इंसान अगर काले धन से, अनऑथराइज, अनअकाउंटेड पैसे से अगर देश में विदेश में होटल या कोई भी प्रॉपर्टी करेंगे, वो अपने नाम पे, खासतौर से होटल जो चमकेंगे, होटल तो छुपा के नहीं रखेंगे, नाम ही दे रहे रिनी की भूया शर्मा होटल, वो ऐसे नहीं खोलेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ठीक है, ये इन लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है तो मान लिया ये खोलने की बात हुई है। लेकिन याद रखिएगा, तीसरी मेंबर इस मीटिंग में है रिनी की भूया नंदी LLC, ठीक है। लेकिन ये कंपनी गठित ही हुआ 3 अप्रैल 2026 को। जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 2025 दिसंबर में, तो कंपनी कैसे वहां पे पार्टिसिपेंट हुए, ये एक सवाल है। दूसरी सवाल, ये जो मिनट जो दिखाया गया रिनी की भूया शर्मा कंपनी के जो मिनट्स दिखाया गया है, आप पूरे योमिंग के किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अकाउंट में ढूंढिए, रिनी की भूया शर्मा करके जो पहला कंपनी है जिसके 52,000 करोड़ है, इसका कोई भी रिकॉर्ड्स कहीं भी नहीं है, कोई भी वेबसाइट में किसी भी तरीके से। हाँ, रिनी की भूया नंदी के रिकॉर्ड है, लेकिन सिर्फ एक रिकॉर्ड है कि ये कंपनी गठित हुआ है। इस कंपनी के कोई फाइनेंशियल डिटेल्स कहीं भी नहीं है। तो एक कंपनी है जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसमें हम ये क्लेम किया जा रहा है कि 52,000 करोड़ है, और दूसरा कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही नहीं है, और जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन पहले वो कंपनी गठन हुआ है। तो इतना बेसिक ड्यू डिलिजेंस तो कांग्रेस को भी करना चाहिए था। ये काम करने में हमें लगा 1 से 1.5 घंटा, और ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट से ही पता चल गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो एक आरोप लगा है कांग्रेस ने, कांग्रेस को खुद मिला हो, बीजेपी के अंदर से किसी ने दिया हो, कोई तीसरी पक्ष ने दिया हो, जैसे भी हो, जो भी है, ये इन्वेस्टिगेशन, ये आरोप बहुत कमजोर आधार पे स्थापन किया गया है। तो इसलिए ठीक, लेकिन कमजोर हो ना हो ये एक अलग बात है। आपका जो पहला सवाल था कि चुनाव में इसका कोई प्रभाव होगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, राजदीप जी, आपको लगता है कि जल्दबाजी में आरोप लगाए गए? सिद्धांत भी वहां थे उसी दिन जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा कर रहे थे, उस समय तो उनसे सवाल पूछा गया डेट को लेकर कि कंपनी कब गठित हुई। दूसरा जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसमें हालांकि पवन खेड़ा ने ये कहा है कि 6 अप्रैल की तारीख इसलिए आई है क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट उसी दिन खत्म हुआ है, और ऐसा होने पर जो कंपनी की प्राइवेट जानकारी है वो पब्लिक हो जाती है। तो आप फाइलिंग की डेट दिखा रहे हो, लेकिन मैं इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूछ रहा हूं, ये पवन खेड़ा ने कहा है। बट जो आरोप लगे हैं वो फैक्चुअली सब्सटेंशियल लगे आपको? ये पहली बात तो कौशिक इसके बारे में ज्यादा जानते हैं इन टर्म्स ऑफ आरोप, और जैसे कौशिक ने कहा, बड़े कमजोर प्रमाण दिए गए, जिसकी वजह से एक तरह से पवन खेड़ा की जो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्हें एक तरह से पीछे अभी तक हटे नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक तरह से बैकफुट पर डाल दिया। जिस तरह से तुरंत हेमंत बिस्वा शर्मा या उनकी पत्नी ने कहा मैं FIR करूंगी, असम पुलिस दिल्ली पहुंच जाता है, और पवन खेड़ा एक तरह से पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। जो जर्नलिस्टों ने एस्टैब्लिश किया है कि ये फॉर्जरी है, इजिप्शियन एम्बेसी ने कहा है ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है, जो एड्रेसेस हैं वो गलत निकले हैं, जो कंपनी है उस पर भी सवाल है। लेकिन मैं पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट दूं, आपके दर्शकों को यह जानना चाहिए, और उसके बाद मैं आपके सवाल पर तुरंत आऊंगा। एक कॉन्टेक्स्ट ये है, पवन खेड़ा है कौन, ये जानने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आपको एक तरह से नए कांग्रेस की एक तरह से एक स्वरूप दिखाएगा। पवन खेड़ा वो व्यक्ति है जो 15 साल तक शीला दीक्षित के बिल्कुल करीबी माने जाते थे जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। उनके दाएं हाथ बाएं हाथ एक तरह से माने जाते थे, उनके गेटकीपर माने जाते थे। लेकिन बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे, उन 15 साल में 1998 टू 2013 आपने पवन खेड़ा को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कभी नहीं देखा होगा। 2014 के बाद राहुल गांधी टेक ओवर करते हैं, चुनाव कांग्रेस हारती है, और एक नए कांग्रेस में पवन खेड़ा स्पोक्स पर्सन की तरह से उभर कर आते हैं, और अब वो चीफ स्पोक्स पर्सन है, यानी बैकरूम बॉय को आप आगे करते हैं। और इसकी वजह क्या है? आप देखिए, राहुल गांधी के जो करीबी है, जो टीम राहुल है, उनमें खासियत क्या है, या उनकी कमजोरी कहिए, खासियत कहिए, कि हम बिल्कुल बेहिजक से, निडर होके
पर्सनल एक तरह से टारगेट करेंगे लोगों को, और जो नहीं करेगा हम समझेंगे उनकी कोई ना कोई डील हुई है मोदी सरकार के साथ। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति में राहुल गांधी के करीबी, और राहुल गांधी ने वीडियोस में भी कहा है हमें ऐसे लोग चाहिए जो मोदी जी और आरएसएस से नहीं डरेंगे। और पवन खेड़ा ने अपने आप को एक तरह से उस नए परिप्रेक्ष्य में अपने आप को आगे किया है। फिर वो अडानी का मामला हो, आपको याद होगा 2023 में उन्होंने नरेंद्र गौतम दास मोदी एक तरह से कह दिया था और कहा कि बाद में नहीं मैं स्लिप ऑफ द टंग था, उनको अरेस्ट भी किया गया था। तब उन्होंने अडानी के मामले पर लगातार आरोप लगाए हैं। उन्होंने अभी हरदीप सिंह पुरी पर एप्स्टीन फाइल को लेकर आरोप लगाए हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उसी कड़ी से आप जोड़िए कि पवन खेड़ा एक, ये जो देखिए पुरानी कांग्रेस में क्या था, वो हमेशा पर्सनल अटैक से बचती थी। कई लोग समझते थे ये कांग्रेस की कमजोरी है कि उनकी कोई साठ गांठ है जो भी दूसरी पक्ष है उनके साथ, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी थे वो ज्यादातर पर्सनल अटैक से बचते थे। नए कांग्रेस में राहुल गांधी के खासकर की करीबी जो है वो कहते हैं कि हमारे नेता ने हमको कहा है निडर होइए। इसी वजह से आप देखिए ना राहुल गांधी के खुद के खिलाफ इतने डेफेमेशन केसेस हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी वो चीज कह लेते हैं जो बाकी बचते हैं, कतराते हैं कि किसी पर पर्सनल अटैक बगैर प्रमाण के अगर हम कर दें तो हम फंस जाएंगे। राहुल गांधी का कहना है मैं इस सब में विश्वास नहीं रखता, जो मुझे सही लगता है मैं कहता हूं। अब पवन खेड़ा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो भी उसी दिशा में चले गए हैं। और यही से होता है जो आपने सवाल पूछा, जल्दबाजी। क्योंकि जल्दबाजी तब होती है, जैसे कौशिक ने भी अभी कहा, ड्यू डिलिजेंस नहीं। अब आप सोचिए, हेमंत बिस्वा शर्मा वो व्यक्ति है जिन पर कई सालों तक आरोप लगे, भाजपा ने लगाए थे जब वो कांग्रेस के नेता थे। चार्जशीट थी उनके खिलाफ और बड़ी लंबी चार्जशीट थी। लुई बर्गर केस, अन्य केसों में उनका नाम उन्होंने जोड़ा था, लेकिन कहीं वो प्रूव नहीं हुआ और वो भाजपा में चले गए और अब मुख्यमंत्री है। अब सवाल उठता है कि जब 2 दिन रह गए हैं चुनाव के लिए, गौरव गोगोई तो हेमंत बिस्वा शर्मा से लगातार 7-8 महीनों से आरोप लगा रहे हैं, खासकर की जमीन को लेकर। उनकी पत्नी पर भी कई आरोप लगे हैं कि उनकी संपत्ति इतनी कैसी हो गई है, अलग अलग सवाल। लेकिन जब चुनाव के 2 कैंपेन के लिए 2 दिन रह गए और आप इस तरह के आरोप करते हैं तो सवाल उठेंगे, क्या ये डेस्परेशन में किया गया? एक सवाल नंबर 1। नंबर 2 सवाल, ये पेपर जो आए ये कहां से आए, किसने दिए? इस पर भी कई चर्चा चल रही है कि क्या किसी एक भाजपा के नेता जो असम से हैं, क्या उन्होंने आपको दिए क्योंकि उनकी हेमंत बिस्वा शर्मा से नहीं बनती? या कुछ लोग बीजेपी आरएसएस में आज है जो एक तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा अमित शाह के करीबी माने जाते हैं? क्या कोई दूसरा गुट है जिन्होंने कोशिश की है करप्शन स्कैंडल आगे आ जाए? लेकिन कांग्रेस ने ड्यू डिलिजेंस नहीं की, क्योंकि यह कहा जाता है कि कांग्रेस तुरंत एक तरह से टारगेट करती है। ये नई कांग्रेस जो है शूट एंड स्कूट, आरोप लगा दो फिर देखेंगे क्या होता है। अब ये बड़ी डेंजरस स्ट्रेटेजी है, खासकर कि जब आपके सामने हेमंत बिस्वा शर्मा है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे आपने शुरुआत में भी सिद्धांत को पूछा, ऐसे व्यक्ति है जो वो ही इज रेडी फॉर अ फाइट। वो हमेशा तैयार होते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, कोई अगर मुझ पर आरोप लगाए आई विल हिट बैक। आपको याद होगा कि जिग्नेश मेवानी को भी कुछ साल पहले मुझे लगता है असम पुलिस ने इसी तरह से पकड़ा था। सो पवन खेड़ा ने जब ये एलिगेशंस किए तो क्या उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया? क्या जल्दबाजी में किया गया? लगता है जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई है कि आपने क्या पूरी तरह, क्योंकि 2 दिन रहे थे चुनाव के लिए, आपने ये कर दिया। दूसरी बात, जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपने दिल्ली में की, क्या आपने आसाम यूनिट से गौरव गोगोई, जितेंद्र सिंह से बात करके की? इस पर भी सवाल है। या आपने एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी है कि दिल्ली में कुछ करती है, गुवाहाटी के साथ कितनी आपकी तालमेल थी? अगले दिन आप गुवाहाटी जाते हैं और गौरव गोगोई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। सवाल यह भी है, क्या जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए उसके पहले डिड यू गेट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम राहुल गांधी, या राहुल गांधी के जो करीब है क्या उन्होंने कहा कि करिए? क्या जयराम रमेश
जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, क्या उनसे सलाह मशवरा करके आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये कई सवाल है। ठीक है। और इस बीच में आप देखिए, और ये जो मैंने शुरुआत में कहा, पवन खेड़ा चाहते हैं कि वो राज्यसभा चले जाए। अब आज की तारीख में राहुल गांधी कैसे व्यक्तियों को राज्यसभा भेज रहे हैं जो उनको लगता है कि पूरी तरह से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। अगला राउंड आ रहा है राज्यसभा का जून जुलाई में, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में हो सकता है, जहां कांग्रेस की कुछ मध्य प्रदेश राजस्थान खासकर कांग्रेस के कुछ मेंबर्स आ सकते हैं। पवन खेड़ा 2022 में ट्राई कर रहे थे, फिर जब नहीं मिला उन्होंने कहा शायद मेरे तपस्या में कहीं कमी आ गई। तब से आप देखेंगे वो और भी अग्रेसिव हो गए हैं। तो ये अग्रेशन जो है वो अब ये नए कांग्रेस में बिल्ट इन है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को चाहते हैं जो इस तरह के अग्रेसिव टकराव के एक तरह से एलिगेशंस करे, जिससे एक माहौल बन जाए। उनको लगता है कि अब तक बीजेपी करती रहती थी और बीजेपी के लोग हम पर करते थे, सोनिया गांधी पर करते थे, अन्य हमारे नेताओं पर करते थे, अब हम नहले पर देला करेंगे। ठीक है। क्या उसमें कहीं चूक हो गई? क्योंकि देखिए, जैसे मैं कहता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो व्यक्ति है जिन पर ये आरोप पहले से लगे हैं करप्शन के। भाजपा ने चार्जशीट लगाई है, तो कोशिश हो रही थी कि अगर हेमंत बिस्वा असम का चुनाव एक तरह से अपने कार्यकाल पर लोगों के सामने जा रहे हैं, तो हम भ्रष्टाचार लेकर उसको जनता के सामने लेकर जाएंगे। गौरव गोगोई की ये स्ट्रेटेजी थी और हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर भी पर्सनल एक तरह से टारगेट किया है, आप कह सकते हैं। उनकी पत्नी पर भी हुए हैं, तो शायद गौरव गोगोई को भी लगा हो कि चलिए अगर पवन खेड़ा के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो हम भी इसके पब्लिक डोमेन में रखते हैं। हालांकि गौरव गोगोई ने अभी तक सफाई नहीं दी है कि वॉज ही इन द फुल नो ऑफ व्हाट दीज डॉक्यूमेंट्स आर। पर ये जो कल्चर बन गया है कांग्रेस का, और ये सबसे बड़ी बात है, ये कल्चर जो बन गया है अब इस नए राहुल कांग्रेस का, दैट वी हैव टू हिट अग्रेसिवली, और फिर बाद में देखा जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी का भी मामला हुआ तो बाद में देखा जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई जी, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगाए और फिर आप चले गए तेलंगाना। मैंने पवन खेड़ा को, मुझे लगता है मंगलवार सुबह को फोन किया था। अच्छा। कि पवन जी आप शाम के प्रोग्राम पर आएंगे क्या, ताकि आप अपना पक्ष रख सके? हाँ जरूर आऊंगा। शाम को मैंने 8 बजे फोन किया, फोन स्विच ऑफ। लगातार 3-4 लोग उनके करीबी जो है उनसे भी बात की, कहा है पवन खेड़ा? नो 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 नो, ही इज अंडरग्राउंड। अरे मैंने कहा लेकिन सुबह तो हमारी बात हुई थी और वो तैयार हुए थे आने के लिए। फिर देखते हैं पवन खेड़ा के कुछ विजुअल्स आ रहे हैं या कह रहे हैं कि पवन खेड़ा तेलंगाना चले गए हैं। तो क्या हुआ? सुबह 8 बजे आप मुझे कहते हैं मैं टीवी पर आऊंगा शाम को और मेरा पक्ष रखूंगा। 8 बजे रात होते होते आप तेलंगाना चले जाते हैं। तो कंफ्यूजन है। तब ये भी चल रहा था एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पवन खेड़ा और प्रमाण लेके आएंगे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर या सेल्फ गोल कर बैठी। और हेमंत बिस्वा शर्मा इज नॉट अ नॉर्मल पॉलिटिशियन हु विल जस्ट एक्सेप्ट इट। आई थिंक ही वांट्स वो एक तरह से चाहते हैं कि ये बॉक्सिंग मैच हो तो करेंगे बॉक्स। आप मुझे लेफ्ट हुक मारेंगे, मैं आपको राइट हुक मार दूंगा। हाँ, वो याद आता है अरविंद केजरीवाल का, जब दिल्ली की राजनीति में राइज हुआ था तो वो कुछ पर्चे दिखाया करते थे अपनी रैलियों में कि ये मैं बिजली के बिल की कॉपी लेकर के आया हूँ, ये वो पॉलिसी है जिसको शीला दीक्षित ने रोक लिया। वो पता नहीं असली होती थी या जो भी होती थी, बट वो फ्लैश किया करते थे रैलीज में। और वो हिट एंड रन वाली पॉलिसी की केसेस बाद में देखेंगे कौन डिफेमेशन का देगा या नहीं, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आरोप लगाना। तब तो शीला दीक्षित ही कह रही थी ना कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, कि आप जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मुझे अटैक कर रहे हैं बगैर प्रमाण के, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। अब शीला दीक्षित की छवि तो कम से कम ज्यादातर उस तरह की नहीं थी जिस तरह से अन्य कांग्रेस नेताओं की बन गई थी उस समय, इसलिए लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते थे जब शीला जी पर पर्सनल अटैक होते थे। हालांकि हुए। आज की तारीख में मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के आरोप करते हैं, खासकर कि चुनाव के लिए 2 ही दिन रह गए हैं, आपको प्रमाण के साथ आना पड़ता है। नहीं तो जनता कहेगी ये केवल राजनीति के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए कह रहा है। सिर्फ संदर्भ के लिए बता रहा हूं, शीला दीक्षित का जिक्र आया तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उनके सुपुत्र का बयान आया इस मामले में कि आपको याद होगा जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर आरोप लगाए थे, उनकी पत्नी पर आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान के एजेंट हैं, जासूसी करते हैं, और ये गंभीर आरोप थे। पर तब क्या हुआ था, क्या
हेमंता जी के घर पर रेड पड़ी थी क्या, कोई पुलिस भेजी गई थी क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा संदीप दीक्षित कह रहे हैं, तो इन्होंने क्यों पुलिस भेजी? खैर, आदेश रावल के पास चलते हैं। आदेश जी, आप बता दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जो ड्यू डिलिजेंस का फॉलो नहीं करने के साथ कांग्रेस ने हिट एंड रन पॉलिसी के तहत, जिसको राजदीप जी कह रहे हैं सार्वजनिक किया गया, थोड़ी सी कच्ची रिसर्च के साथ, पूरी तैयारी के साथ नहीं किया गया, वो डॉक्यूमेंट्स किसने दिए थे? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ये का बयान है ऑफिशियल कि मैं पवन, जब वो कह रहे हैं पवन खेड़ा के लिए कि उनको पवन पेड़ा बना दूंगा और वगैरह वगैरह, उनको कानून के रास्ते से जो है इसका जवाब देना पड़ेगा, तब वो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उनको ये डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तो ये जांच राहुल गांधी तक जाएगी। किसने दिए होंगे ये डॉक्यूमेंट? कांग्रेस को वो क्लू, वो सुराग किसने दिया होगा इस मामले का? देखिए, इसमें ना बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए। चुनाव के ठीक बीच में और वोटिंग से 3 दिन पहले डॉक्यूमेंट आते हैं, और जहां तक मेरे पास जानकारी है कि बीजेपी के लोगों से तो यही डॉक्यूमेंट्स आए थे, और पहले पार्टी में किसी और को अप्रोच किया गया था, यानी टॉप लीडरशिप में किसी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा अपनी बात नहीं रखी, और फिर उन्होंने नीचे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को संपर्क करने की कोशिश की। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है कांग्रेस पार्टी तक पहुंचे हैं। राजदीप जी ने एक इशारा किया कि उनकी 3-4 सवालों के जरिए, पर क्या जिस व्यक्ति के जरिए ये डॉक्यूमेंट, कथित डॉक्यूमेंट, ये फर्जी है असली नहीं मालूम, जांच का विषय है, पहुंचे होंगे, वो ऐसा व्यक्ति है जिसके नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में स्टेक्स हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है? कभी भी जब भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जब भी कोई ऐसी खबर आती है, इससे ठीक पहले आपको याद होगा खबर आई थी कि हिरेन जोशी को लेके बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे। वो इन्फॉर्मेशन भी वहीं से आई थी, लेकिन क्या होता है, जो डायरेक्ट व्यक्ति होते हैं कभी सामने नहीं आते, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपना काम करते हैं, जो कोई डॉक्यूमेंट देता है, कोई जानकारी देता है, और इसी तरीके से कभी सत्ता विपक्ष के साथ और विपक्ष सत्ता के साथ खेल खेलते हैं। ये एक रूटीन सी कहानी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, और राजदीप सर ने ऐसी कहानियां बहुत देखी हैं अपने जीवन के जर्नलिज्म के करियर में। तो मेरा इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी नहीं की, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते अगर वो कांग्रेस पार्टी अपने एक राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाती है तो इसमें क्या गलत है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब हेमंत बिस्वा शर्मा किसी की पत्नी और किसी के पाकिस्तान के जासूस होने के आरोप लगाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब आपके ऊपर करप्शन के चार्ज लगते हैं तो आपको लगता है कि वो गलत है। मेरा ऐसा मानना है कुलदीप की जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पत्थर नहीं फेंका करते। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, जिसकी केंद्र में सरकार है, क्या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के लिए 5 मिनट का काम था ये जांच करके बताना इस देश को कि भैया ये पासपोर्ट फर्जी है या नहीं है? वो क्यों चुप रहे अभी तक? इसका जवाब है कुछ? विदेश मंत्रालय या MHA क्यों चुप है? आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बोले? आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहे हैं। अक्सर क्या होता था कुलदीप कि जब भी भाजपा में किसी नेता पे ऐसे आरोप राहुल गांधी या कोई और लगाते हैं तो पूरी पार्टी का तंत्र जुट जाता था उसको डिफेंड करने में, उसको झूठ साबित करने में, उसका नैरेटिव बनाने में कि ये झूठ है, गलत है। चाहे अमित मालवीय की टीम हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे मुख्यमंत्री हो राज्य के, तो तमाम लोग जुट जाते थे। मैंने पहली बार देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा अकेले खड़े हुए थे, वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे, नहीं, वो जरूर खुद से डिफेंड कर रहे थे। बड़ी आदर्श स्थिति होती कि विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता आता और एक राजनीतिक किस्म के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देता। ऐसा होता नहीं है, मतलब हम सोचते हैं कि विदेश मंत्रालय क्यों नहीं स्थिति साफ करता है। विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके अधिकारी आते हैं और कहते हैं, बट एक पार्टी ने जो आरोप लगाया उस पर अगर रिस्पॉन्ड करने लगे, ये हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं रही है विदेश मंत्रालय। नहीं, परंपरा नहीं, परंपरा तो सुनो ना, क्या इस बात की परंपरा रही है कि हमारा चुनाव आयोग TMC को ये कहेगा कि इस बार हम TMC से कैसे चुनाव लड़ेंगे? ऐसी परंपरा नहीं, बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही है वो, बिल्कुल नहीं रही है वो। लेकिन बिल्कुल ठीक, जिस तरह की बीजेपी की सरकार है, वो अपने आप को कहां तक जाकर डिफेंड कर सकती है वो उनको पता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते, माफ कीजिएगा, अगर हेमंत उनको अगर डिफेंड करना होता तो भारत सरकार के लिए 5 मिनट का काम था। MHA जवाब दे देता, एक लिखित प्रेस रिलीज जारी कर देते कि हमने इसकी जांच कर ली और ये टोटली फर्जी है। ये जो चुप्पी थी ना, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये भाजपा के अंदर की फाइट है।
अब आप कह रहे हैं कि क्या वो नेता नॉर्थ ईस्ट से आता है, आपका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ है। हो सकता है कि जो लड़ाई पहले से चलती आ रही है अंदर, जिसका सीधा सीधा जो जुड़ाव है ड्रीम 11 से आता है, और जो आज घर बैठे हुए हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये भाजपा के अंदर की लड़ाई थी, जिसे हेमंता बिस्वा शर्मा जी अकेले लड़ रहे थे। जो पार्टी का तंत्र था वो उनके साथ मुझे खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, जैसा बाकी इसका कारण विषयों क्या पर है? दिखाई देता है। इसका पहली कारण बात। क्या है? मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय आला कमान की, जैसे आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने ये तथाकथित लीड्स उपलब्ध कराई हो, पर क्या इसका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि केंद्रीय आला कमान किसी एक मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन हेमंता बिस्वा शर्मा से खुश नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या होता है, मतलब क्यों अकेला छोड़ दिया गया? अगर आपकी बात सही है। अक्सर ये बातें होती हैं कि देखिए, जो भाजपा के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम है भाजपा के अंदर हर चीज का, इसीलिए बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनको दिल्ली से ऑपरेट किया जाता है, और अक्सर मैं इसको इंदिरा गांधी मॉडल कहता हूं। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, ये तीन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने फैसले कुछ हद तक खुद करते हैं, और उनमें से हेमंता भी एक है। और हेमंता के लिए कहा जाता है कि ये अमित शाह के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, वो नंबर 2 के आदमी हैं। ठीक है, अब मेरा ये बताने का मतलब ये है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में ये साफ साफ कहते हैं बीजेपी के जो लोग हैं या बाकी जो लोग हैं कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो उनके लोग हैं उनके बीच में काफी डिफरेंसेस हैं, और वो समय समय पर सामने आते रहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो हिरेन जोशी का है। कैसे डिफरेंसेस आए, किसने उनको उनके बारे में चीजों को बताया, कैसे सिस्टम एक्सपोज हुआ, कैसे वो घर बैठ गए। आप देख लीजिए स्मृति ईरानी को, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया, इतनी दमदार महिला है, चुनाव लड़ी, राहुल गांधी को हराया, मंत्री बनी, लेकिन चुनाव हार गई तो उनको साइड कर दिया गया। ठीक है, वो किसने किया वो सबको पता है। आप देख लीजिए गुजरात में मुख्यमंत्री की लड़ाई को, कैसे रूपानी जी बने, कैसे उनको हटाया गया, कैसे भूपेंद्र पटेल आए। तो ये उनके लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक बात सामने जरूर आती है कि उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी की कड़ी है जो ये डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को इस बात की जानकारी कौन देगा कि उनके पास 2 पासपोर्ट है, एक गोल्डन वीजा है, प्रॉपर्टी है 52,000 करोड़ की, और दुबई में फ्लैट्स हैं, या देखिए जो ये बातें छन के आई उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस बेसिकली ये थी कि ये जो 52,000 करोड़ का फिगर आया ना, इसने सबको सरप्राइज कर दिया। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के भीतर सेंट्रलाइज सिस्टम है और यहाँ सब कुछ केंद्र से ही तय होता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जहां मुख्यमंत्री अपना अपना फैसला करते हो। बीजेपी में जब ये बात आई तो उसमें अंदर अंदर इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि भाई ये भला कैसे हो सकता है। तो इस फिगर ने सबको सरप्राइज किया, और जहां तक ये कहा जा रहा है कि इस विषय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए वहां पहले से बीजेपी को एज था, इसमें कोई शक नहीं है, आज भी एज है, बीजेपी सरकार वहां बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात, हेमंता जी की जो भाषा थी उसने उनको बहुत डैमेज किया इन पूरे 3 दिनों में। उनका जो कैंपेन था वो डिरेल हो गया, उन्होंने कैंपेन छोड़ दिया और वो पवन खेड़ा के पीछे पड़ गए, कहा कि मैं इसको पेल दूंगा, मैं इसका पेड़ा बना दूंगा, खड़गे पागल है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी कि कैंपेन से उनका ध्यान हट गया और वो पर्सनल हो गए और उनकी भाषा बदल गई, तो ये जब व्यक्ति पे आदमी डायरेक्ट हिट करते हैं ना, और अगर चोट सही जगह पे लग जाए तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब रही। हाँ, थोड़ा और होमवर्क कर लेती तो उनको ज्यादा फायदा होता, थोड़ा टाइमली कर लेती। जैसे ही आरोप लगते हैं उसके 48 घंटे बाद असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच जाती है। चुनाव के कैंपेन के चुनाव के 1 दिन या 2 दिन पहले, और वहां सर्च करती है कि पवन खेड़ा कहाँ है, उनसे वो पूछताछ करना चाहती है। मुझे बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं पवन खेड़ा ने जल्दबाजी की, क्या या ये आरोप लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी की, क्या पुलिस को विदिन 48 आवर्स जाकर किसी को क्वेश्चन करना या किसी को अरेस्ट करना? आपको याद होगा असम पुलिस तो 12 बजे रात को गई थी एक बार जिग्नेश मेवानी को पिकअप करने, और उनको गुवाहाटी ले गई थी वहां। तो ये जो एक तरह से बदले की भावना की राजनीति है वो भी नजर आती है। गौरव गोगोई के मामले में आपने SIT खड़ी कर दी, आप कह रहे हैं एक रिपोर्ट तैयार है,
पर वो रिपोर्ट जनता के सामने आपने नहीं रखा है, आपने तो उसको भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तब आप लगातार गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो तब आपकी एक तरह से तब आपको लगा कि सब कुछ ठीक है, गौरव गोगोई पर आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई पुलिस की जांच, कोई आप गौरव गोगोई पर वो एक तरह से अलग एक पैमाना होता है। पर हेमंत पर एक चीज आपने कह दी, अगले दिन असम पुलिस पहुंच जाती है पवन खेड़ा के घर। अब यही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का भी जो पलटवार था, जैसे मैंने कहा वो फाइटर नेता है, जो लड़ाकू नेता है, उनको भी शायद अगर वो he could have also allowed the due process to take place। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप तुरंत जाके एक मैसेज देना चाहते थे एक तरह से पवन खेड़ा या जितने भी उनके विरोधी हेमंतों के हैं कि देखिए आप एक भी चीज हमारे खिलाफ कहेंगे हम आप पर कार्रवाई करेंगे। और ऐसे कई मुख्यमंत्री है देश भर में। मैं इस समय तमिलनाडु में हूं, यहाँ भी कई लोग जो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया, वो भी कहते हैं कि एक चीज अगर हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कहें या सरकार के खिलाफ कहें, हमें डर है कि हमें पिकअप किया जाएगा, हमें अरेस्ट किया जाएगा तुरंत। देयर शुड बी अ प्रोसेस। अगर पवन खेड़ा ने डेफेमेटरी एलिगेशंस वो प्रूव नहीं कर पाए तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पुलिस का रोल होता है, खास करके इस बात में असम पुलिस का, उस पर जरूर सवाल उठेंगे। और जो मुझे जानकारी है, राहुल गांधी कंटिन्यूज टू सपोर्ट पवन खेड़ा। राहुल गांधी थिंक्स पवन खेड़ा उनके एक सिपाही है जो ऐसे मामले उठाते हैं जो बाकी लोग डर के, जो बाकी लोग कतराते हैं उठाने के लिए, और राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। राजदीप जी, आपको पता है, आपको जानना है, राजदीप जी को जानना है। मैं राजदीप सर की बात पे एक एक्सटेंशन देना चाहता हूँ। राजदीप सर ने और आदेश भाई ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। हम लोग होमवर्क की बातें कर रहे थे। दिल्ली के प्रेशर के बाद गुवाहाटी में प्रेशर हुई। हम लोग को शाम को मैसेज आया कि शाम 7:30 बजे गुवाहाटी का क्लीली होटल है, वहां पे कांग्रेस का प्रेशर हो। ऑब्वियसली कैमरा हमारा ये सब सेटअप करने के लिए हम 6:30 बजे पहुंच गए, तो हमें पता चला कि गौरव गोगोई 6:45 बजे के आसपास पहुंचे, पवन खेड़ा और भूपेश बघेल, ये लोग उस होटल में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की इनकी आपस में मीटिंग हुई गुवाहाटी वाले प्रेशर के पहले। और उस प्रेशर में फिर 7:45 बजे के आसपास ये सभी लोग मंच पे आए, वो प्रेशर शुरू हुई। फिर जो हुआ सबने देखा। मुझे याद है कि जब प्रेशर खत्म हुआ और जब सारा सब कुछ रैप हो गया, तो मेरी ऑफ द कैमरा और बिहाइंड द प्रेशर मेरी एक छोटी मुलाकात गौरव गोगोई के साथ हुई, एक छोटी मुलाकात मेरी पवन खेड़ा के साथ हुई। गौरव गोगोई से तो ये हुआ कि ठीक है अभी मिलते हैं 10 मिनट में, क्योंकि एक इंटरव्यू था उनका प्लान। और पवन खेड़ा ने कहा कि सिद्धांत अभी इसमें और चीजें हैं, हम आपको भेजेंगे। हाँ, और इसमें और चीजें भी आनी है, इन्होंने बहुत घपला किया है, बहुत खेल किया है। मैंने बोला सर ठीक है, आई विल वेट फॉर योर पेस। लेकिन उस समय जिस समय ये बात हो रही थी, एआईसीसी के जो लड़के, जो बच्चे वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के होंगे आई गेस, वो वहां पर जो ऑपरेट कर रहे थे, वो उसमें से 2-3 मेरे पास आए। उन्होंने ये बोला कि सिद्धांत भाई, आपने वो जो सवाल उठाया है ये हम लोगों से मिस हुआ है, हम लोगों ने उसमें हम देख नहीं पाए, ये हमसे मिस हो गया है और हम इसको देखेंगे अभी। तो मैंने बोला कि यार मतलब मेरा तो काम सवाल उठाना था, अगर आप देख लो कि इसमें कहाँ लूप होल है, क्योंकि अभी तो देखने से लग रहा है कि कंपनी रजिस्टर ही उस डेट पे हुई है। फिर उसके बाद मेरी पवन खेड़ा से भी एक बार फोन पे बात हुई, तो उन्होंने ये भी कहा कि सिंगापुर को लेकर भी शायद कुछ खुलासे पार्टी करने वाली है। और उस प्रेशर के कांग्रेस इस पूरे काम को लेकर कितनी इल प्रिपेयर्ड थी, मैं ये बता रहा हूं। उसके बाद रात में इस प्रेशर होने के 2 घंटे बाद एक कंपनी रजिस्टर होती है, जिस पोर्टल का लिंक बार बार कांग्रेस के प्रेशर में फ्लैग किया जा रहा था, जिस पर यह दिख रहा था कि एक कंपनी एच रिंकी नंदी एलएलसी 48 घंटे पहले रजिस्टर हुई है। प्रेशर खत्म होने के 2 घंटे बाद इंडियन समय, भारतीय समय में रात को 10 बजे कंपनी रजिस्टर उस पोर्टल में पॉपअप होती है, और उसकी डेट 5 अप्रैल लिखी आती है, यानी जिस दिन प्रेशर हो रहा था उस दिन भी एक कंपनी वहां पे पॉपअप होती है। ऐसा अगर कांग्रेस के इल्जाम से है कि कंपनी की डेट्स पब्लिक हो गई हैं, तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी टीम के पास या उनके पैसे को मैनेज करने वालों के पास इतना दिमाग नहीं है कि
शेल कंपनी हिमंता बिस्वा और रिंकी नंदी के नाम से खोलेंगे, और क्या कंपनी के पब्लिक होने की डेट, कंपनी के सामने नाम सामने आने की डेट एक ही होगी? एक 3 तारीख के नाम सामने आएगी, 5 तारीख को प्रेशर होने के बाद सामने आएगी। मैंने अगले दिन भी इस पे एक रिपोर्ट की कि प्रेशर के बाद एक कंपनी कैसे सामने आ गई, इसका जवाब तो दोनों लोगों को देना पड़ेगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा तो अपनी प्रेशर में लेकर आ गए, उन्होंने ये दिखा दिया कि देखिए व्योमिंग में कंपनी खोलना ना एक गूगल फॉर्म भरने बराबर है, कि वो एंड्रयू पियर्स एक आदमी है, उसकी मल्टी डायमेंशनल कंपनी है, उसने आप फॉर्म भरिए, वो गौरव एलिजाबेथ के नाम से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कंपनी खोल के दिखाई कि ऐसे हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के पास इल्जाम हो सकता है कि पुख्ता हो, लेकिन कांग्रेस के पास अपने इल्जामों को बैक करने के लिए कांग्रेस जो सबूत लेकर आई थी, बेहद कमजोर सबूत थे। उनको हो सकता है ये इल्जाम और ये चीजें दी गई हों बीजेपी के अंदर से, जो सब लोग यहाँ पे कहानी भी सुना रहे हैं कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा असम में इससे खुश नहीं था कि कांग्रेस और कांग्रेस से आए हुए कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को तवज्जो दी जा रही है और अधिकतर टिकट हिमंता बिस्वा शर्मा के कहने पे डिसाइड हुए हैं। हो सकता है इसकी खुन्नस निकाली गई हो, आई डोंट नो, एलिगेशंस दिए गए होंगे, टिप दी गई होगी, लेकिन अगर बीजेपी के अंदर से भी इतने रद्दी किस्म के अगर एविडेंस दिए गए और कांग्रेस की तरफ से भी अगर इतने रद्दी किस्म के एविडेंस बनाए गए, सामने रखे गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बड़ी चूक हो गई इसमें। और मैं कौशिक भाई की बात से इसमें सहमत हूं कि असमीज जनता को इससे नहीं फर्क पड़ता है कि यहाँ पे क्या चला है, वो वोट के टर्म्स में इस पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कांग्रेस के प्लस या माइनस में जाएंगे, आई डोंट थिंक कि ये मैटर जाए। ठीक है कौशिक जी, मतलब ये जो बात है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, पूरे भारत की राजनीति में आप देखें अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे नेता 2014 के बाद बीजेपी में आए कांग्रेस से, पर इस तरीके से इतना भाजपाई कोई हो गया, हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर के हो, केंद्र से अलाइनमेंट को लेकर के हो, तो वो स्टोरी क्या है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो तरुण गोगोई के खासम खास सहयोगी हुआ करते थे, उनकी नाराजगी हुई, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए, लेकिन उसके बाद की स्टोरी कि वो अमित शाह के ब्लू आइड बॉय कैसे बने, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो उनका चुनाव प्रबंधन है, मैनेजमेंट, कि वो जिस तरीके से ग्राउंड पर चीजें मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन है, उसके पीछे क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिशियन है, और मैं कहूंगा, आप कहोगे कि मैं असमीज हूँ, असम से हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक आज के भारतीय राजनीति में एक अनोखा लीडर है जो सामने से खेलता है, पॉलिटिक्स भी हो या जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए गंदगी है वो भी, और वो पीछे नहीं हटता है। अभी कैसे वो ब्लू आइड बॉय बने उससे पहले मैं ये पहले जो कुछ चर्चा हुए मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। एक तो ये कहा जा रहा है, एक मैं नेशनल नैरेटिव देख रहा हूं और पिछले 1 महीने में मैंने देखा है पूरे भारत हिमंता बिस्वा शर्मा को, असम को नए तरीके से अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स ग्राउंड में असम के लोगों के लिए, असम के लिए चेंज नहीं होते हैं। और फैक्ट्स ये है कि इस समय वो जो कहा जा रहा है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ा कम नंबर लाना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिस्पेंसिबल रहना चाहता है, ये सब नहीं है, वो सबसे ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, उसका टारगेट ही ये है और शायद ऐसा फुलफिल भी होगा। दूसरा, वो अकेले पड़ गया है, भारत के जो विदेश मंत्री है, राज्य विदेश मंत्री है, वही हिमंता बिस्वा शर्मा के दोस्त है, पवित्रा मार्गेरिटा, शायद बहुत लोग भूल गए, और उन्होंने कह दिया ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी है, जो पासपोर्ट रिलेटेड है। दूसरी बात, सब ये भूल गए कि कल ही ANI को एक बड़ी इंटरव्यू में जो बीजेपी के अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा के समर्थन में सामने आए। जब बीजेपी के अध्यक्ष ही सामने आ गए तो और किसी को तो आने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात, आप लोग ये कहते हैं, मैं भी ये मानता था बहुत दिनों तक कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के बहुत खास है और शायद प्रधानमंत्री मोदी जी हिमंता बिस्वा शर्मा को इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक गलत धारणा है क्योंकि सिर्फ अमित शाह के सपोर्ट से हिमंता बिस्वा शर्मा इतना आगे नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री भी हिमंता बिस्वा शर्मा को उतना ही बैक करते हैं जितना अमित शाह करते हैं, और इसकी एक वजह ये है कि आप देखेंगे जितने भी सेंट्रल स्कीम्स होते हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत फोकस होता है, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन असम में है वो बहुत अच्छा होते हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा को पता है मोदी जी को क्या क्या चीजें पसंद है,
अब आते हैं, आपने जो सवाल पूछा है कि कैसे ब्लू आइड बॉय बन गए इतने कम समय में। आप सिर्फ अमित शाह की बात क्यों कर रहे हैं? पीछे चले जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा तब उनके मेंटर हुआ करते थे प्रफुल्ल कुमार महंता और भृगु कुमार फुकन। इन दोनों के भी वो ब्लू आइड बॉय थे, क्योंकि वो उमर जैसे भी जितने भी हो वो डिलीवर करते थे। उसे आता था कि कोई भी टास्क दिया जाता है तो उसको खत्म कैसे करना है, और खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जो आप लोग अभी डिस्कवर कर रहे हैं, उनके भाषा से लेके, उनके हरकतों से लेके, उनके पॉलिटिकल अंदाज को लेके, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि ये खत्म करना है। वो यही सोचता है मेरे बॉस ने मुझे ये असाइनमेंट दिया है, मुझे ये खत्म करना है किसी भी हाल में। जब वो कांग्रेस में आए, हितेश्वर सैकिया तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हितेश्वर सैकिया के जमाने में भी वो हितेश्वर सैकिया के ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे। जब वो बाद में तरुण गोगोई के कैबिनेट में स्थान लिया, तब वो तरुण गोगोई के ब्लू आइड बॉय बने। क्यों बने? क्योंकि वो पहले अपने नेता को भांप लेते हैं कि नेता क्या चाहते हैं, उनके उस समय के बॉस क्या चाहते हैं, उनके पॉलिसीज क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको समझते हैं और अपने आप को उसी फॉर्मेट में बदल लेते हैं। वही देखते हैं कि मेरे बॉस को क्या डिलीवर करना है। यही उनका सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो अब आई अमित शाह की बात। अमित शाह को क्या चाहिए? नॉर्थ ईस्ट से क्या चाहिए कि एक्सपैंड हो नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को एक्सपैंड करने के लिए जितना काम करना है वो करते हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, जो बैकडोर पॉलिसी अमित शाह चलाते हैं, पोचिंग से लेके अलग अलग तरीके से, मैं यहाँ पे एमएलए पोचिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि असम में पोचिंग शब्द और राइनो पोचिंग तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये सब जो काम है बैकडोर ऑपरेटिंग, ये हिमंता बिस्वा शर्मा करते हैं। फाइनेंसेस से लेके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, वो कहीं भी जाएंगे तो अपना वो ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट में वो धुरंधर है। तो इन सब को लेके जो भी अमित शाह को चाहिए, अमित शाह जिस तरीके से काम करते, हिमंता बिस्वा शर्मा भी उसी तरीके से काम करते। तो यही बात है, एक डिलीवरेंस की बात है, वो एक यूटिलिटी है, बहुत बड़ा यूटिलिटी है बीजेपी के नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। और यही वजह है वो खास है, या किसी भी संकट में नंबर 1 या नंबर 2 के बैकिंग उनको मिला रहता है, और कोई अलग बात नहीं है। बाकी जितने भी नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर से किसी ने दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम इशारों में लिया जा रहा है, बीजेपी के अंदर से कोई दे सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूं। लेकिन किसी को इशारों में भी किसी और का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो जैसे भी पॉलिटिक्स अब तक किए हैं, वो इस तरह के पॉलिटिक्स अभी तक किए नहीं है। और उनका जो अभी तक ट्रेट है, पॉलिटिकल ट्रेट है, वो इस तरह का नहीं है। लेकिन ये मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स बीजेपी के अंदर से गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुलदीप जी, आप पत्रकार रहे हैं बहुत सालों से, आपके पास भी मैं मानता हूँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत लोग बहुत सारे एलिगेशन बहुत लोगों के खिलाफ लाते हैं। लेकिन हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, उनको जांच लेते हैं। उनकी जो भी एविडेंस हमें दिया जाता है उनके ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो साबित कर पाए कि नहीं कर पाए, यहाँ तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद हम उस पर स्टोरी करते हैं या अपोजिशन पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कांग्रेस की कहाँ पे गलती हुई कि वो ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। अब वो कोई कह सकते हैं 52,000 करोड़ से देश में हलचल मच गई, वो 52,000 करोड़ किया, वो 60,000 करोड़ भी लिख सकते थे, वो 80,000 करोड़ भी लिख सकते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। आप उसमें सिर्फ रिनिकी और नंदिल की ही नाम क्यों दिया गया है? उसमें बेटी का नाम रह गया, वो भी कोई और डॉक्यूमेंट बना के उसमें भी डाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी है, उसके ऊपर आप कितने आगे तक पॉलिटिक्स लेके जा सकते हो, यहाँ पे ये है। और रही बात हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ ने जो एफआईआर की है, एफआईआर करेंगे, वो एफआईआर डिफेमेशन की अभी तक केस नहीं है, अभी तो फॉर्जरी के केस है। ये तो सरासर एक फॉर्जरी के केस है। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ 1 साल तक, जिसमें हमने भी बहुत बार हमने लिखा भी है कि आपके पास इतने तथ्य है एलिजाबेथ के खिलाफ, गौरव गोगोई के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके है। आपने देखा होगा आज के इंटरव्यू में हमने ये बात पूछा था कि आपके पास अगर सितंबर में इतने सारे
एविडेंस गौरव गोगोई के खिलाफ आ गए तो एक्शन क्यों नहीं लिया? गौरव गोगोई के खिलाफ आपने कुछ केंद्र को क्यों नहीं बोला कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी तो आप ही के सरकार चलाते हैं और इतने भयंकर अभियोग आपने लगाए हैं। लेकिन क्या उसके खिलाफ गौरव गोगोई ने कहीं भी एक एफआईआर, एक डिफेमेशन केस लगाया है? हेमंत बिश्व शर्मा ने भी एविडेंस के तौर में कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले थे और डॉक्यूमेंट्स में जो जो उसने कहा वो डॉक्यूमेंट्री जो ड्यू डिलीजेंस है उसमें ठीक है। अब उससे जो इन्फरेंसेस निकाला गया है वो सही है नहीं है, इस पे इस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए। क्यों? अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है इसके बावजूद भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक सिटिंग पार्लियामेंट्री के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? ये एक सवाल है। ये इसका जवाब यूनियन गवर्नमेंट और हिमंत बिश्व शर्मा दोनों ही ने अभी तक नहीं दिया। लेकिन ओपोजिशन साइड से गौरव गोगोई ने भी इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल है। यहाँ पे हिमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जब सवाल उठाया गया है, फर्जी हो असली हो ये तो एक दूसरी पहलू है, लेकिन जैसे उठाया गया है इसमें कानूनी कार्रवाई किया है। अब कानूनी कार्रवाई में क्या होता है, जब आप सत्ता में होते हो तो पुलिस आपके लिए ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये हमने कई जगह पे देखा है, ये सिर्फ असम के बात नहीं। और अगर यही एक फर्जी आपके खिलाफ कोई ऐसे मुद्दा उठाते तो शायद पुलिस उतना एक्टिवली काम नहीं करते। ठीक है, एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इस चुनाव में कुछ भी असर ठीक है। मुझे एक सवाल, चूंकि आप असम में लंबे समय से रह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल नजरिए से बताइएगा, वहां के समाज के नजरिए से हेमंता की भाषा पर जो बात हो रही है कि उन्होंने चुनाव के बाद के समय में अपने अपोजिशन के दूसरे सदस्यों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो उचित नहीं थी। पर ये जो परसेप्शन है कि उनकी भाषा को लेकर, मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूं, सिद्धांत भी एक हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, अलग अलग जगहों की सामाजिक स्वीकार्यता अलग अलग होती है कि क्या चीज सोशली ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल स्पेक्ट्रम पे आता है और क्या नहीं आता है। जो हिमंता जिस भाषा में बात करते हैं, क्या असमीज सोसाइटी उसको ऑब्जेक्शनेबल समझती है या नहीं? मतलब मैं एक थोड़ा अजीब या एब्सर्ड सवाल लग सकता है, बट क्या वो उनके लिए नहीं, बिल्कुल एब्सर्ड नहीं है। और बहुत सही सवाल पूछा है। जितने सेंसिटिविटी, सोशल सेंसिटिविटी की बात है, भाषा की बात है ना, आप उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में हो और असम में हो, बहुत अंतर नहीं है जी। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो हिमंत बिश्व शर्मा ने जो भाषा का प्रयोग किया है उनको असम के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हैविंग सेड दैट, एक बात याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन आपको दूंगा। मैं कल शायद सिद्धांत से इस बात में बात कर रहा था कि हिमंत बिश्व शर्मा और जुबिन गर्ग, ये दोनों ने एक बात का काफी सालों तक एडवांटेज लिया है। इन दोनों के जो भाषा है पब्लिक में, कई आप लोगों ने अभी हिमंत बिश्व शर्मा को डिस्कवर किया और जुबिन के बारे में आप लोगों ने जब जीवित काल में, आप लोगों का मतलब है नेशनल मीडिया ने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया ने ज्यादा उनके ऊपर चर्चा नहीं किए, लेकिन जुबिन गर्ग का हो या हिमंत बिश्व शर्मा का, दोनों का भाषा कई समय में पब्लिक प्लेस में या सोशल कंडक्ट में उचित नहीं थे। लेकिन दोनों को ही असम के जनता ने माफ कर दिया है, एटलीस्ट हिमंत बिश्व शर्मा के मामले में इलेक्टोरली, और जुबिन के मामले में आप लोगों ने सबने देखा कितना प्यार उन्हें करते थे। क्योंकि आप लोग अभी वो जिस भाषा को लेके बात कर रहे हैं, मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, हिमंत बिश्व शर्मा के बारे में असम के ही एक एकेडमिशियन ने, जो कॉटन कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुआ करते थे, उन्होंने कुछ बात कही, एक क्रिटिसिज्म किया था। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने उनके बारे में कहा और उन्होंने ऐसे कहा था कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट होते हुए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं, हिमंत जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अगले दिन पत्रकारों ने पूछा हिमंत बिश्व शर्मा से कि क्या ऐसा बात हुआ। तो अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो उस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि ये माल कहाँ से टपका। उस शख्स के बारे में, उस एकेडमिशियन के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में सीएम ने ऐसे पूछा, ये माल कहाँ से टपका। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ लोगों ने बहस किया, कुछ लोगों ने ये कहा। अभी एक असम के वो इंटेलेक्चुअल है डॉक्टर हिरेन गुहाय, लेफ्टिस्ट है, उनके बारे में अनाप शनाप हिमंत बिश्व शर्मा जी बोलते हैं।
तो ये मैंने देखा है। बाकी के कुछ लोग बोलेंगे, बाकी कोई पॉलिटिशियन ऐसे भाषा के प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म होंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा के बोलने पे भी क्रिटिसिज्म होता है। जैसे जुबीन जब बोलता था तब भी क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन मैंने इन दोनों व्यक्ति के बारे में ये देखा है कि कुछ ही दिनों में लोग भूल भी जाते हैं और फिर से ऐसे ही बात करने लग जाते हैं। दोनों ही पैरेलली मैंने देखा है इस तरह के भाषा का प्रयोग जो शायद अपने यार दोस्तों के बीच में करते हैं वो करते आ रहे हैं। आप क्या हो रहा है अभी, हिमंत बिस्वा शर्मा नेशनल फोकस में है तो नेशनल मीडिया पिकअप कर रहे हैं, लेकिन असम के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो पिछले 25 साल में ऐसे भाषा और ऐसे हरकतें हिमंत बिस्वा शर्मा के लोग देख रहे हैं। जैसे अब वो पोचिंग की बात होते हैं, एमएलए खरीद फरोश की बात होते हैं, दूसरे पार्टी से लाने की बात होते हैं। जब हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, एक विजुअल असम में अभी भी हर किसी को दिखता है, मतलब दिखाए जाते हैं, कभी भी उनके बारे में चर्चा होते हैं। तो 3 बीजेपी के विधायक को अपने गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइव करके विधानसभा ले आए और उनसे वोट करवाया कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव में। ये वही हिमंत बिस्वा शर्मा है जो अब कांग्रेस से पोचिंग करते हैं, लोग विधायक इधर से उधर ले आते हैं। तो ये हरकतें, ये बातें, इस तरह के पॉलिटिक्स 25 साल से हिमंत बिस्वा शर्मा असम में कर रहे हैं। शायद वो अब नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं तो चर्चा अब बड़ा हो गया है और हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब ये लग रहा है कि अब बाकी लोग भी झेल रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है सिद्धांत, एक क्विकली इस बातचीत को हम लोग समापन की ओर ले जा रहे हैं, बट असम आप घूमे और ये सवाल मैं और भी पैनलिस्ट से अपने पूछूंगा। एक जिसको कहते हैं ना कि चुनाव का कोर इशू समझ में आया क्या, कि चुनाव साहब इस मुद्दे पर हो रहा है असम के, या ये 2-3 मुद्दे हैं जिनके अराउंड इलेक्शन खिंचता हुआ दिख रहा है, जिसके बेसिस पर एक इलेक्टोरल लामबंदी होने की संभावना ज्यादा है। उसमें ये आरोप है या नहीं, तो वो तो कौशिक कह रहे हैं कि नहीं, ये आरोपों का कोई लेना देना नहीं है। तो कौन से इक्वेशंस हैं? क्या कोई हिमंत बिस्वा शर्मा का मौजूदा किसी किस्म का उनकी जो योजनाएं हैं उनका जिक्र ज्यादा है, उनके वो चुनावी नैरेटिव जिसमें वो बार बार मियां भाई को असम से बाहर करने की बात करते हैं, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, वो उसका असर ज्यादा आपको दिखता है? केंद्र की योजनाएं जिनका फायदा असम को मिल रहा है उसका असर ज्यादा है? और सामाजिक समीकरण जो होते हैं वो उनका असर ज्यादा है? एक मोटा मोटी 2-3 क्या वो ऐसे कोर इशू समझ में आया कि साहब वोट इन्हीं के अराउंड गिरा है? अरुणोदय स्कीम जो है एक उसका आपको इफेक्ट दिखाई देता है इस चुनाव में, और उस स्कीम के लाभार्थी और उस स्कीम के लाभ पाने के इच्छुक लोग, सभी लोग इसको लेके बड़े खुश हैं कि यार एक चीज है, ये हमारे हाथ में है। और फिर आप इससे इतर जिन चीजों पे बात करते हैं तो आपको चाय बागानों के पॉलिटिक्स जो है, टी ट्राइब की जो डिमांड है, मतलब एक टी ट्राइब जोरहाट का, तो मैं और कौशिक दा वहां पे साथ में थे, हम लोग की टीमें वहां पे साथ में थी, तो हम लोग वहां पे बात कर रहे थे चाय बागान के लोगों से कि यार बताओ ना, मोदी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको चाय बागानों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर दिखाई देता है जो शायद दिल्ली में बैठ के हम लोग को नहीं समझ में आता है। चाय बागान के सारे जो टी ट्राइब वर्कर्स हैं वो बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो आप मेरी बात द्रौपदी मुर्मू तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो हमारी नेता है। उनको एक बड़ा फैक्टर दिखाई देता है। फिर आप असम, अपर असम वाले हिस्से में देखेंगे तो 3 गोगोई का साथ आना एक बड़ा फैक्टर दिखाई देता है अपर असम के हिस्से में, जिससे लगता है कुछ ही सीटों पर, शिवसागर जैसी सीट है वहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं फील्ड किया है, जिसमें अखिल गोगोई को वॉक ओवर मिलता है, लेकिन फिर वहां पर कांग्रेस थोड़ा सा भीतरघात भी कर रही है, जिसको लेकर अखिल गोगोई ने गौरव गोगोई को एसएमएस भी भेजा था। हालांकि मैं ये भी कह दूं कि 3 गोगोई में से एक गोगोई जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना चुनाव हार रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में अगर आप लोअर असम के इलाके में देखें तो आपको एक बड़ा फैक्टर दिखाई देता है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये AIUDF है, उसकी जो बदहाली हुई पड़ी है इस चुनाव में। बदरुद्दीन अजमल पिछली बार 16 सीटें जीती थी 2021 में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने। हाँ, 16 सीटें जीत के आए थे वो लोग और कांग्रेस के साथ जीत के आए थे, और वो बदरुद्दीन अजमल इस बात से बहुत नाखुश हैं कि इस अलायंस में उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि
ऐसा रकीबुल हसन नहीं चाहते थे। रकीबुल हसन ही वो नेता है जिन्होंने धुबरी में उनको 10 लाख वोटों से हराया था। कहा जाता है देश की शायद सबसे बड़ी जीत थी। और तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है बताइए। ये ऑफ कैमरा बातचीत थी। थोड़ा जितेंद्र सिंह तो चाहते थे कि मैं इस अलायंस में रहूं। जितेंद्र सिंह राज्यसभा को लेकर भी मुझसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन रकीबुल हसन के कहने पे गौरव गोगोई ऐसा नहीं चाह रहे थे। तो एआईयूडीएफ बहुत कमजोर किस्म से चुनाव लड़ रही है। एआईयूडीएफ के पक्ष में ओवैसी आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है कि जमात ने बदरुद्दीन अजमल को नोटिस इशू कर दिया कि आप कम्युनल पार्टीज के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो उस पे उनको थोड़ा सा झेलना पड़ा। आपको एक बड़ा फैक्टर दिखाई देता है इस चुनाव में, जो युवा वोटर हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, युवा वोटर इस बार थोड़ा ज्यादा चार्ज दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने हिमंता को 5 साल देख लिया ना। हिमंता को 5 साल, हिमंता ब्रांड हिमंता को देख लिया, एक उसके सो कॉल्ड कोट उनकोट अपने मामा को देख लिया उसने ना। तो हिमंता ने अपने आप को ब्रांड अच्छे से किया है। अब पॉजिटिव निगेटिव ब्रांडिंग की तो बहस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। वो एक बड़ा फैक्टर है। जिस मियां मुस्लिम वोट की बात हो रही है, मियां मुस्लिम वोट का फैक्टर आपको इस धुबरी और बारपेटा वाले इलाकों में कुछ बराक वैली की कुछ सीटों पे आपको दिखाई देता है। गुवाहाटी के आसपास बड़ा बड़ा दिखाई देता है। वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। इवन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी मैंने बात की तो उनमें से कुछ तो ये भी कह रहे थे कि हम हिमंता को वोट कर देंगे, हम हिमंता को वोट करेंगे। हिमंता को बस इतना छोड़ना पड़ेगा कि वो मियां वाला टैग हटाए, लेकिन वोट हम हिमंता को करेंगे। ये ऑफ कैमरा बातचीत है। आपको समझ में आता है कि ये कई सारी चीजें चुनाव को स्टीयर कर रही हैं। तो अब जैसे मैंने एआईयूडीएफ का नाम लिया, तो ये भी एक एआईयूडीएफ वाली सीटें अगर एआईयूडीएफ ने चुनाव में बुरा करती है, जिसके बारे में उसके अंदर के लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुश्किल से 5 सीटें निकाल लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो सीटें किसके हिस्से में जाएंगी? तो कहा जा रहा है कि क्या वो कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी, या एआईयूडीएफ अगर कांग्रेस का वोट काटी तो 2 की लड़ाई में तीसरा निकल जाएगा। ये लफड़ा भी चल रहा है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स पे हो रहा है। आदेश भाई, कांग्रेस के भीतर क्या मंथन है? आपने शुरू में तो ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये माना जा रहा है कि जनरली बीजेपी को एज है असम में। तो आपकी तो पवन खेड़ा एवं अन्य कांग्रेस के नेताओं से, रणनीतिकारों से, असम में लगे हुए लोगों से बात हुई होगी। क्या है मतलब फाइनल असेसमेंट, कैसा गया चुनाव? वोट तो पड़ चुके हैं। देखिए, इनको उम्मीद है कि अपर असम में कांग्रेस पार्टी थोड़ा बेहतर करेगी और वहां पे काफी खिलाफत है मुख्यमंत्री की। तो और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ये भी है कि अगर वहां पे ये 20 का आंकड़ा टच कर लेते हैं तो इनकी जो संख्या है वो ठीक ठाक बढ़ सकती है। दूसरा, जो वोटिंग के बाद सामने आया है कि लोगों को लगा कि जो वोटर टर्नआउट हुआ है बहुत हैवी हुआ है, बहुत हाई हुआ है। तो असम में अक्सर जो वोटिंग होती है वो ठीक ठाक ही होती है। वो कम, वहां के लोग मतलब ठीक से वोट डालते हैं। तो उसका क्या असर रहेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इंटरनली लगता है ऐसा कि ये जो आखिर का मुद्दा उठाया है करप्शन का, इसका असर जो है वो दूर तक जाएगा और इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। उसकी डिग्री क्या होगी, वो 1% होगा या वो 100% होगा या वो 5% होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो सामने निकल के आ रही थी कि क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो भाजपा का काडर था असम का, वो दरकिनार कर दिया गया है और उसकी जगह पे जो कांग्रेसी पुराने साथी हैं हेमंता जी के, उनको भाजपा में जगह दे दी गई है। तो बेसिकली ये ऐसा माना जा रहा है कि ये बेसिकली गुजरात मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया असम के अंदर भी। इसीलिए बीजेपी के अंदर का, असम बीजेपी के अंदर का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से सहमत नहीं है और इसी बात का कांग्रेस पार्टी फायदा उठाना चाहती थी कि हमें इस बात का फायदा मिले कि इनका जो काडर अपने सीएम से खुश नहीं है, इसको लगता है कि नहीं हमारी बीजेपी का कांग्रेसीकरण कर दिया गया है, तो उसका हम फायदा लें। और उसी के चलते ये जो आपने देखा घटनाक्रम लास्ट के 4 दिन का, ये उसी का परिणाम था। कौशिक जी, मिला के मैं इतना ही कह सकता हूँ। कौशिक जी, संक्षेप में बताएं दोनों पार्टियों के असेसमेंट क्या हैं अभी चुनाव जो जैसा गया? अगर कांग्रेस वाले ये उम्मीद कर रहे हैं कि अपर असम में कुछ सीट निकल के आएंगे, तो अगर वो लगभग कुल मिला के सब मुस्लिम एरिया में 20-22 सीट और अपर असम में 20 सीट निकाल ले और इधर उधर मिला के निकाल ले, तो 40 के आंकड़ा अगर वो पार हो जाए, वो उनकी उम्मीद है कि 40 के आंकड़ा पार हो जाएंगे। ये ऑफ रिकॉर्ड कुछ लोग बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के भी, जैसे बीजेपी के 2 तबके, कांग्रेस में भी 2 है।
वही उसी एक तबका ये बोल रहा है कि 40 के आंकड़ा शायद हम पार कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और एक वर्ग ये बोल रहे हैं कि हमें 20 भी नहीं आएंगे। ठीक है। एक दिल्ली के नेता ने तो मुझे इलेक्शन से पहले फोन करके बोला कि हमें 10 सीट आएंगे। मैंने बोला इतने आपके वो क्यों है, पेसिमिज्म क्यों है? तो खैर वो बात ही है। लेकिन बीजेपी के जितने भी लोग हैं सबका ये कहना है कि उनके अगर वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस भी होंगे तो 62 से 65 सीट होंगे। ये वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। अगर बीजेपी को अकेले 75 सीट्स मिल जाए तो भी सरप्राइजिंग नहीं होगा। ये बीजेपी का टॉप ऑर्डर का कहना है। साथ में वो ये कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक परसेप्शन अपर असम में शायद कांग्रेस वाइप ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अब आप अपना असेसमेंट प्लीज शेयर कर दीजिए। मैंने तो इलेक्शन से पहले ये कह दिया था, ये लिख दिया था, मैंने लिख दिया था कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर नंबर्स की बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एज यूजुअल मेरा वर्स्ट नंबर है 62 फॉर बीजेपी और द बेस्ट नंबर है 70। ठीक है, बीजेपी के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी बोडो एरियाज का 15 सीट्स एनडीए को ही आएगा। अब वो किस फॉर्म पे आएगा वो बाद में पता चलेगा। और एजीपी को शायद लास्ट टाइम 9 सीट मिला, इस बार अगर बहुत गलत भी परफॉर्म करेंगे तो 9-10 सीट मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं एनडीए के नंबर पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये चुनाव, ये ध्यान रखिएगा, ये चुनाव हिमंत बिश्व शर्मा के लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली दफा वो एज सीएम ये चुनाव लड़ रहे। इतने सालों से ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया सीएम बन जाता, मुझे बनने नहीं दिया, बना के दिया। इस बार बीजेपी ने बनाया, तो इस बार उनको ये साबित करना है कि पहले के सीएम से वो बेटर है। अगर 60 सीट भी आते हैं तो उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि बोलेंगे सोनोवाल के टाइम पे हमें 60 मिला दोनों बार, तो आपके टाइम में भी अगर 60 ही मिला तो क्या बेहतर हुआ। तो इनको तो 60 से नहीं संतुष्टि मिलेगा, इनको 65 के ऊपर ले ही जाना है। 65, 70, 75 जो भी है, उनके लिए परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन देना पर्सनली बहुत जरूरी है, हिमंत बिश्व शर्मा ब्रांड को बरकरार रखने के लिए और आगे ले जाने के लिए। ठीक है, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत में शामिल होने के लिए। इस सत्र में पश्चिम बंगाल की बात होगी, मैनिफेस्टो के साथ साथ एसआईआर की बात भी करेंगे कि कहीं ये चुनावों का हिडन फैक्टर तो साबित नहीं होने वाला है। ये कहावत बहुत घिसी हुई है, पर इस बार इस्तेमाल करने दीजिए कि एसआईआर का ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को भी ठीक ठीक अंदाजा अभी नहीं है। तो इस बातचीत में हमारे साथ हैं प्रसून आचार्य जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, आनंद बाजार पत्रिका में रहे, टेलीग्राफ में रहे हैं, और प्रभाकर मणि तिवारी जी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में हम आपको सुनते और पढ़ते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रसून जी, एक बात एसआईआर पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। क्या एसआईआर पश्चिम बंगाल के चुनावों का एक्स फैक्टर या हिडन फैक्टर हो सकता है क्या? बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में एक एज लेती हुई दिखती है। पिछले चुनाव का भी ट्रेंड ये रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा एक मजबूत राजनीतिक बेस उन्होंने बनाया है। भाजपा का राइज हुआ है, वो 3 सीटों से 77 सीटों पर आई है विधानसभा के पिछले चुनाव में। पर इस बार जिन सीटों जो एसआईआर में वोट काटे गए हैं, 90 लाख वोट करीब कटे हैं, 57 लाख जो इसमें से हैं लगभग 63% हिंदू वोट हैं और 31 लाख के करीब यानी 34% मुस्लिम वोट हैं। और इसमें जो पहले तो 63 लाख वोट कटे थे और बाकी के 60 लाख पर फैसला बाद में होना था, और उस पर 6 अप्रैल को वो फैसला लिया गया और 27 लाख वोट और उसमें से जुड़े, तो टोटल 90 लाख के करीब हो गए। जो इसमें से 60% जो नाम कटे हैं वो 6 जिलों से हैं। वो 6 जिले सीमावर्ती हैं और ऐसे जिले माने जाते हैं जहां पर मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। मैं बहुल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया, दक्षिण 24 परगना, यहां से करीब 60% जितने नाम कटे हैं वो इन इलाकों से हैं। थोड़ा सा ये समझाइए कि क्या एसआईआर को लेकर के ये महसूस किया जा रहा है? कई लोगों ने इस तरह के एनालिसिस किए हैं कि देखिए फला सीट पर पिछली बार टीएमसी की जीत का मार्जिन इतना था, लगभग उतने ही या उससे थोड़े कम या अधिक वोट इस बार खारिज कर दिए गए हैं एसआईआर में। कोई सायास कोशिश के तहत किया होगा, पता नहीं, ये तो विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन किसी भी एक संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया के तहत जो नाम काटे गए हैं, क्या वो चुनाव में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे और टीएमसी को नुकसान पहुंचाएंगे? इस पर जानकारों की राय एकमत है या नहीं है?
असल में पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि एक गलत और भ्रम फैल जा रहा है कि हिंदू का नाम ज्यादा कट गया, मुसलमान का कम। फर्स्ट बात यही है, जो पत्रकार या हो आईपैक हो, ममता का जो एडवाइजर है किया है, पूरा जो है वो आकलन जो है कैलकुलेशन गलत है। अभी मैंने टीएमसी का कई लोग मेरे को फोन किया जो लोग सीधे संपर्क में रहते हैं और स्टेट कमेटी का साथ, और मैं उससे पूछा कि सही है कि नहीं है। पिछले 4 महीने से हम इसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए, एक तो 90 लाख नाम कटे नहीं है, जो ओरिजिनल लोग वोट डाला था 2024 में और अभी नहीं डाल पाया, उसका शंका है ओनली 40 लाख। क्यों? ये पहले दफा जो ड्राफ्ट लिस्ट बना था 58 लाख नाम कट गया था। उसमें आपका डेड वोटर था, डाउटफुल वोटर था, डुप्लीकेट वोटर था और शिफ्टेड वोटर था। उसमें केवल 10% मान के चलिए जो लोग ओरिजिनल है और वोटर भी थे, उसका नाम काट गया। तो 58 लाख से 5 लाख। और दूसरा जो लॉजिकल डिस्टर्बेंसी का नाम पे जिसको बुलाया था 1,46 लाख में, उसमें 80 लाख लोग वो जो एडजुडिकेशन का पहले वाला जो मुद्दा था वो एआरओ और ईआरओ और एईआरओ माइक्रो ऑब्जर्वर जिसका नाम काटा है, उसमें सिर्फ 7-7.5 लाख होगा। और बाद में जो जज लोग नाम काटा है एडजुडिकेशन में जिसको ट्राइब्यूनल के जाना पड़ेगा, वो 27.5 लाख। तो 27.5 से सीधे जोड़िए 7-7.5 लाख, 35 लाख। और पहले वाला ड्राफ्ट लिस्ट के मान के चलिए 10% कट गया था जो ओरिजिनल था, जिसको फॉर्म 6 भर के देना पड़ा, 40 लाख। एक्चुअली 2024 में जो लोग वोट किया था ओरिजिनली, दोज वर द रेसिडेंट ऑफ बंगाल और यहाँ का सिटीजन है, उसको 40 लाख ही नाम कटा है। ये 90 लाख नहीं है, ये गलत फहमी है। टोटल मिल के 90 लाख हो सकता है, तो आदमी तो था ही नहीं, उसको तो नाम ऐसे ही जाना था। नंबर 1। नंबर 2 है जो 40 लाख ओरिजिनल आदमी थे, वोट डाला था 2024 में, जिसका मैपिंग भी है, उसमें 25 लाख करीबन मुसलमान और 15 लाख हिंदू हो सकता है, ऐसा अनुमान है। चूंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बोसीरट सब डिविजन, मेनली नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, इसमें ज्यादातर मुसलमान को नाम काटा है। हम एक एक करके आपका विधानसभा क्षेत्र बता सकते हैं, उसका डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। मालदा में जैसे सुजापुर, मोथाबाड़ी जिसके लिए इतना कांड हुआ, अभी एनआईए आया है, सुजापुर का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसका मालतीपुर का चेंज हो गया है। पूरा मालदा डिस्ट्रिक्ट में करीबन 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 का अंदर वो डेमोग्राफी चेंज हो गया है, मुसलमान का इतना नाम काटा है। फिर आइए नीचे वाला मुर्शिदाबाद जिला में मुसलमान परसेंटेज है 67%। उसमें फराक्का से लेकर शमशेरगंज जहां दंगा हुआ था, 2 आदमी का मौत हो गया था हिंदू, जिसके लिए बहुत हल्ला हुआ था। शमशेरगंज, सूती, फराक्का, भगवान गोला, एक का बाद एक मुसलमान का नाम काटा है। और करीबन एडजुडिकेशन में मुसलमान का नाम कई जगह 50% के ऊपर भी कट चुके हैं। हाँ, हिंदू वोटर के भी नाम कटा है। नॉर्थ 24 परगना में ज्यादा है, उसमें मुतुआ वाला जो सीट है, जैसा कृष्णनगर है, नॉर्थ दिनाजपुर, नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, और बनगा सब डिविजन जो है, जिसको मुतुआ लैंड कहता है, मुतुआ का गढ़ कहते हुए, वहां जहां से शंतनु ठाकुर सेंट्रल बीजेपी का आपका मंत्री भी है, जहाज का मंत्री भी है, शिपिंग मिनिस्टर भी है, जूनियर मिनिस्टर है, वहां पर भी नाम कटा है। लेकिन मुतुआ का नाम बहुत काट गया, कुछ नहीं कटा। और भद्रलोक बंगाल जिसको कहते हैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, अपर कास्ट है, उसको भी कलकत्ता में नाम कट गया है, बाहर में भी नाम कट चुका है। असल में हुआ क्या है, सीधे तौर पर एक अगर सिटीजन नहीं होगा, तुमको मैपिंग नहीं होगा, तो पूरा परिवार का ही नाम कटेगा। घुसपैठिया होगा, बांग्लादेशी होगा, यहाँ का रेसिडेंट नहीं हुआ, पूरा परिवार का ही कटेगा। लेकिन हुआ क्या, 95 से 97% का परिवार में एक आदमी का नाम काटा है 3 आदमी को नाम, फादर और मदर का नाम है, बेटा और बेटी का नाम कट गया, बेटा बेटी का नाम है, फादर और मदर का नाम कट गया। बोला प्रूफ करो अभी ट्राइब्यूनल पे। हमारा खुद मेरा प्रसून आचार्य लिखता है ACHARYA, मेरा माँ का टाइटल का स्पेलिंग ठीक है, मेरा 2 बेटा का ठीक है, मेरा पत्नी का ठीक है, मेरा टाइटल ऐसे ही बना दिया। चूंकि हम इसका SIR लेके बहुत चर्चा किया था, वो आचार्य माने पूरा टाइटल ही मेरा अपना आप से बदल गया।
ये कैसे हो सकता है? लोगों का मन में बहुत गुस्सा है। देखिए ये जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और पिछले 5 साल में ममता बनर्जी का रेजिम में जितना करप्शन है, चाहे घोटाला, नौकरी घोटाला, स्कूल का नौकरी घोटाला, फिर बालू माफिया, फिर कोल माफिया, फिर यहाँ से पशु जो गाय भैंस बांग्लादेश में जाते उसके लिए काफी गुस्सा है। 2-3 मंत्री जेल जा चुके थे, कई अधिकारिक जेल जा चुके थे, लेकिन वो पूरा बैकसीट हो गया। अभी एसआईआर किसका नाम काटा, किसका नाम नहीं काटा, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इस यही नैरेटिव बंगाल में चल रहा है। और इसका साथ सिर्फ वो लाभार्थी जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, सोशल बेनिफिट स्कीम हम लोग जिसको कहते हैं, ममता बनर्जी के पास 96 स्कीम है। कोई मर जाता है तो तब भी उसको सब जलाने के लिए उसको 2000 रुपया मिलता है। और कोई जन्म लेता है फिर भी उसको भी, माँ को भी पैसा मिलता है। और कई स्कीम है, 96 स्कीम, हाईएस्ट परहैप्स इन इंडिया। तो वो कहां से पैसा लेगा, क्या करेगा, वो तो बात अलग है, लेकिन स्कीम चलते रहता है। उसका जो हेल्थ स्कीम है वो भी स्टेट का ही है, आवास योजना है, सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा है, वो भी लोकली है। लेकिन करप्शन का मुद्दा, बाकी जो मुद्दा है पूरा बैकसीट चला गया। सिर्फ एसआईआर नाम काटा और ट्राइब्यूनल में लोग पागल के मफिक जा रहा है। माने आप सोच नहीं सकते हो, एक जस्टिस हाई कोर्ट उसका भी नाम कट गया, इलेक्शन कमीशन का यहाँ का सीईओ था वहां का नाम भी कट गया। माने गजब तरीके से चल रहा है। हमको कई मिलिट्री आदमी फोन किया, कल एक कर्नल फोन किया था नॉर्थ बंगाल से, नोएडा से फोन आ रहा है। वो लोग अभी वो माने कश्मीर का युद्ध में अभी थोड़ा पहलगाम का इशू में वो भाग लिया था, उसका नाम कट गया। आप सोच नहीं सकते हो। तो ये मुद्दा जो 40 लाख लगभग आप कह रहे हैं, 90 लाख सही आंकड़ा नहीं है, 40 लाख है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक अनुमान है कि उसमें से 25 लाख मुसलमान हो सकते हैं और 15 लाख हिंदू। इस अनुमान का आधार क्या है, किस बेसिस पर ये अनुमान लगाया गया? अनुमान लगा है यहाँ जो 2-3 एक साबर इंस्टीट्यूट है, एक बांग्ला समिति है बंगाली, वो लोग थोड़ा जो डाटा एनालिसिस कर रहा है ना, वो डाटा एनालिसिस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो डाटा एनालिसिस से उभर रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ वाले काम कर रहा है, उसको जो डाटा एनालिसिस फीडबैक हो रहा है। और एक विचाराधीन मतलब एडजुडिकेशन वोटर का एक ग्रुप है, उसमें हम भी शामिल है, उसमें बहुत सारे डाटा उभर के आ रहा है। और वो लोग खुलेआम बोल रहा है, ये जो कल से जो डाटा दिया है, हिंदू लोग का नाम ज्यादा चला गया, मुसलमान का काम हो गया, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव का चलते शुरू कर दिया। कौन किया नहीं किया इस चर्चा में हम नहीं जाना चाहते हैं, ये सही नहीं। प्रभाकर जी, एसआईआर का मुद्दा आपको लगता है ऐसी 20, 25, 30 कुछ सीटें हो सकती हैं जहां पर जो प्रसून जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो गई है एसआईआर के बाद से? मुझे नहीं पता, मैं ग्राउंड पर नहीं हूं, पर क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है चुनाव बाद हम देखें कि कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर एसआईआर का खासतौर से असर पड़ा और जो जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया उस डेमोग्राफी के चेंज होने से, और इस वजह से चुनाव नतीजों पर कोई निर्णायक असर पड़ता हुआ दिखे? क्या ये एक संभावना है? नतीजों पर तो निर्णायक असर पड़ता नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये है कि एसआईआर यहाँ एक दुधारी तलवार हो गई है और न तो टीएमसी को न तो बीजेपी को, किसी को समझ में नहीं आ रहा है अल्टीमेटली इसका क्या असर होगा। हाँ, कुछ जहाँ कम मार्जिन वाली सीटें थी वहां असर पड़ सकता है। कई सीटें हैं जो 5,000, 7,000, 10,000 तक की मार्जिन वाली थी, लेकिन ऐसी सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25 सीटें होगी तो उन पर असर पड़ सकता है अगर वहां ज्यादा नाम कट गए। लेकिन ओवरऑल देखिए तो बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर इसमें होने की संभावना तो मुझे नहीं लग रही है फिलहाल। हाँ, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अपनी अपनी रणनीति के तहत लोग नैरेटिव बना रहे हैं। और मथुआ पे कहा जा रहा है मथुआ लोगों के नाम कटे हैं, तो मथुआ कुछ बीजेपी के पक्ष में है, कुछ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है, दोनों के सांसद हैं, नेता हैं, लेकिन कितने कटे हैं, वो नाराजगी किस पर असर डालेगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ये तो नतीजों से ही पता चलेगा कि किस पर असर हुआ कितना और किस पर नहीं हुआ। ठीक है प्रसून जी, एक बात और, मैं नंदीग्राम सीट पर खासतौर से बात करना चाहता हूं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट ममता बनर्जी जीत नहीं पाई थी। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया था। 2021 में शुभेंदु अधिकारी किसी भी उन इलाकों में वोट मांगने नहीं गए थे, उन गांवों में नहीं गए थे जहां मुस्लिम बहुल आबादी मानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने मुस्लिम गांवों का भी दौरा करना शुरू किया है
और 1 अप्रैल को वो एक मुस्लिम बहुल गांव में पहुंचे और लोगों से ये कहा कि भगवान और अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, मुझे वोट नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन इस बार मैं सभी मुस्लिम गांवों में जाऊंगा क्योंकि पिछली बार मुझे किसी भी मुस्लिम गांव में जाने नहीं दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी की इस रणनीति में इस परिवर्तन को किस तरह से देखा जाए, प्रसून जी? इसका कारण जो है, पिछले बार नहीं भी गया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का ये था, नंदीग्राम जो मूवमेंट हुआ था ना, टीएमसी में था, तो मुस्लिम का अंदर में भी शुभेंदु का प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। और हम लोग खुद देख चुके हैं, ये गांव में नंदीग्राम मूवमेंट का बाद अगर बच्चा पैदा होता था, कुछ मैं कई 20-25 बच्चा का नाम मुसलमान है और शुभेंदु शेख, शुभेंदु मोहम्मद शुभेंदु ऐसे करके नाम भी रख चुके थे। तो शुभेंदु का वो जाने माने वो 2006 से इस सीट को नर्चर कर रहे थे, लेकिन बाद में जब वो बीजेपी में ज्वाइन किया, देखिए शुभेंदु का जब शुरू हुआ था कॉलेज लाइफ में लेफ्ट का राजनीति से, इसका बाद वो कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस का राजनीति करते रहते थे। कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आया, टीएमसी का राजनीति करते करते वो नंबर 2 पर पहुंच गया। जैसा अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी इंट्रोड्यूस किया तो शुभेंदु देखा मेरा नंबर 2 पोजीशन नहीं रहेगा, और उसका बीच में फंस चुके थे नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, तो तुरंत चला गया बीजेपी में। अभी उसका एक ही मकसद है, बीजेपी का नंबर 1 होते हुए वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, वो बंगाल का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार क्या हुआ, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को अपना ही आदमी पवित्र कर, जो हिंदू संस्था का साथ जुड़ा हुआ था और टीएमसी को एक आदमी को मर्डर किया था, इसके आरोप पर 6 महीने जेल जो था वो पवित्र कर, चुनाव का जिस दिन नाम घोषित किया जाएगा उस दिन बीजेपी छोड़ करके वो टीएमसी में शामिल हो गया। फिर भी क्या हुआ, एक वो पंचायत समिति का मेंबर भी है, तो शुभेंदु का जहां गढ़ है नंदीग्राम 2, वहां से उसका हिंदू वोट काफी मिल सकता है। तब शुभेंदु अधिकारी को तब नेक टू नेक कॉन्टेस्ट वाला था। अभी आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट का एक मुसलमान कैंडिडेट वहां खड़ा हुआ, शुभेंदु डिपेंड कर रहे हो मुसलमान कैंडिडेट अगर 20-25 हजार वोट अगर ममता बनर्जी से ले नंदीग्राम में 2 ही है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 दोनों ही ब्लॉक है, एक हिंदू मेजोरिटी दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी। तो अभी शुभेंदु को लग रहा है अगर कॉन्टेस्ट बहुत किन कॉन्टेस्ट हो जाएगा तो मुसलमान को थोड़ा बहुत 5-10 हजार वोट हमको मिलना चाहिए, अदरवाइज मेरा जीत बहुत मुश्किल हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी टेंशन पे है, अगर ममता बनर्जी का प्रति टीएमसी का प्रति पूरा मुस्लिम का झुकाव हो जाएगा और आईएसएफ का वोट नहीं मिलेगा तो शुभेंदु अधिकारी एकदम कांटे के टक्कर पर चला जाएगा। तो रिस्क वो नहीं ले रहा है, इसीलिए मुस्लिम का गांव कुछ बोला जाया है और बोला है, लेकिन कुछ दिन पहले भी बोला था एक भी मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ सनातनी को वोट चाहिएगा। शुभेंदु अधिकारी इज ए 101% अपॉर्चुनिस्ट लीडर। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 25 years। तो वो कुछ भी कर सकता है। आप पुराना वीडियो देखिए, कितना गाली दे चुके थे नरेंद्र मोदी को, और पूरा के पूरा उसका कहानी पोल खुलता था शुभेंदु अधिकारी। अभी ऐसे ही पोल खोल रहा है ममता बनर्जी को। और एक बात आपका लालन का मंच से हम बोल रहा है, उसका पिताजी के साथ मेरा करीब दोस्त था, उसका घर भी हम जा चुके थे। तो उसका पिताजी थोड़ा सुलो पर राजनीति करते थे, इडियोलॉजिकल बेस का ऊपर, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब नंदीग्राम मूवमेंट होता था चुपके चुप उसका खिलाफ जब केस भी हुआ था, माओवादी को सपोर्ट करने के लिए जब सबूत आया था, तब चुपके बुद्धदेव भट्टाचार्य का साथ मिलना शुरू किया। एक दिन असेंबली में खुद मैं 6 बजे शुभेंदु को पकड़ लिया, बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर से निकल रहे थे, असेंबली पूरा सन्नाटा हो गया था और मैं ये खबर लिख चुके थे और मेरा पेपर में। फिर दूसरा दिन शुभेंदु मेरे को फोन करके कहा जब काहे को लिखे हैं। शुभेंदु अधिकारी इज सच ए पर्सन, तो ही ओनली नोज द पावर और उसका अपना अपॉर्चुनिटी। तो अभी उसका स्टैंड चेंज हो रहा है, ये तो सब देख रहा है। मेरा शायद आपका सवाल का जवाब मेरा कहने पे है। जी प्रभाकर जी, मैं मतलब चूंकि इन्होंने किस्सा सुनाया प्रसून जी ने, आपसे वो किस्सा सुनना चाहता हूँ। आज बड़ी चर्चा भी हो रही है जब दोनों तरफ के मैनिफेस्टो आ चुके हैं और 18 साल तक ममता बनर्जी ने 1993 की उस घटना के बाद जो राइटर्स बिल्डिंग में हुई थी अपनी उस शपथ को निभाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री ही बनूंगी। आप लंबे समय से वहां राजनीति कवर करते रहे, उस घटना को एक बार हमारे दर्शकों के लिए याद दिला दीजिए।
देखिए, वो 7 जनवरी 1993 का दिन था। एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप हुआ था, तो ममता बनर्जी उसे साथ लेकर राइटर्स बिल्डिंग गई थी। तब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे और वहां धरना दे रही थी। लेकिन अब आप जानते हैं, बहुत सचिवालय बहुत उच्च सुरक्षा वाली चीज है। वहां पुलिस ने खींचतान की, जबरदस्ती उनको हटाया गया, उसमें उनकी साड़ी वगैरह फट गई। तो उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। तो उसके बाद 18 साल बाद जब वो मुख्यमंत्री बनी तभी वो गई, तो एक कसम निभाई उन्होंने 18 साल तक। और 93 में जब 21 जुलाई को वो राइटर्स अभियान कर रही थी, युवा शाखा की अध्यक्ष थी कांग्रेस की, तो पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो ममता अब तक निभाती रही है। हर साल शहीद रैली 21 जुलाई को करती हैं, उनमें उनके परिजनों को बुलाती हैं। रेल मंत्री रहते कुछ को नौकरियां भी दी उन्होंने, आर्थिक सहायता भी देती रही है। तो अपने वादों को निभाती रही है, कसमों को निभाती रही है। 18 साल तक कसम निभाई और अब 1993 के बाद 2026 यानी 33 साल से करीब वो निभा रही है। जो शहीद हुए थे 13 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके परिजनों की देखभाल, उनको नौकरियां देना, और अब भी शहीद रैली में उनके परिजनों को बुलाया जाता है, मंच पर बुलाती है वो। प्रभाकर जी, ये बात तो ठीक है कि राजनीतिक तौर पर उनकी सक्सेस स्टोरी एक सिग्निफिकेंट स्टोरी है। कैसे वामपंथ पश्चिम बंगाल का अपना वाम रूप जो है, लेफ्ट रूप धीरे धीरे छोड़ रहा था उस समय, और ममता बनर्जी उसी लेफ्ट को धीरे धीरे उस समय ओढ़ रही थी। चप्पल में चलना, एक साधारण सी कार में चलना और बड़ी कंपनियों का विरोध, वो बाद में उनकी अपनी एक राजनीति और ज्यादा निखर करके आई। वो एक कहानी है सफलता की। लेकिन ये बात भी सही है कि लंबे समय से जब से वो वहां हैं, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर के विपक्ष बार बार हमलावर रहा है। वहां पर विमेन सेफ्टी को लेकर के बहुत सवाल उठते हैं। आरजीकर वाला इशू हुआ, ऐसे अनेक इशू हुए। ये सवाल उठता है कि पॉलिटिकल वायलेंस का गढ़ इस समय कोई है। केरला की बात होती थी, पर पश्चिम बंगाल उसमें सबसे ज्यादा है। तो ये भी कोई बड़े अच्छे तमगे नहीं है एक मुख्यमंत्री के लिए, इतने लंबे समय से जहां वो शासन कर रही हो। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री अमित शाह वहां जाते हैं तो ये कहते हैं कि भय रहित होगा, गुंडा मुक्त होगा, या महाजंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, जो ममता बनर्जी के लिए इलेक्टोरली पिछले चुनाव तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर पता नहीं इस चुनाव में वो एंटी इनकम्बेंसी के साथ मिलकर के कोई असर डालेगा या नहीं। पर एक पत्रकार के तौर पर तो ये मसले आप देखते भी होंगे वहां। हाँ, ये तो है ही। बार बार आरोप लगा रही हैं तमाम पार्टियां कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खासकर जो आरजीकर अस्पताल वाला कांड हुआ, उस घटना के बाद तो महीनों लंबा आंदोलन चला था। और अब उस जो महिला डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर, उसकी मां भी पानीहाटी सीट से चुनाव मैदान में है भाजपा के टिकट पर, और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प जता रही है। अब कल नॉमिनेशन जब फाइल किया उसके बाद भी जताया, बार बार अपने जब बातचीत करती हैं मीडिया से तब भी जता रही हैं। लेकिन देखिए, उसके पहले लोकसभा चुनाव से पहले आप देखें तो संदेश खाली मुद्दे ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, पूरे देश में, छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में, कि वहां सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ, न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन चुनाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। इवन जिस एक पीड़िता को टिकट दिया गया था वो भी चुनाव हार गई। तो इस बार कितना क्या असर होगा मुझे नहीं लगता। आरजीकर कांड के बाद फिर लॉ कॉलेज की एक लड़की के साथ भी रेप हुआ था, कॉलेज परिसर में ही किसी छात्र नेता ने रेप किया उनसे, उस मामले में भी पकड़े गए लोग तमाम। तो अब क्या होगा, कितना असर होगा? पिछली बार तक तो संदेश खाली जैसे मुद्दे का असर नहीं हुआ था, उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन आया, कई वीडियो आए, पता नहीं कितना सच था उसमें, कितना सच नहीं था। लेकिन संदेश खाली मुद्दे का लोकसभा चुनाव पे असर नहीं पड़ा। भाजपा ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी संदेश खाली की कई पीड़ित महिलाओं से, और वहां रैलियां भी की थी उस इलाके में प्रधानमंत्री ने। लेकिन फिर भी सीटें 18 से घट के 12 रह गई और तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। जब 2019 में 18 थी भाजपा की, जो घट के 12 रह गई। तो कितना असर पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है भ्रष्टाचार का, या इसका एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज है जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। कितना असर होगा इसका? 15 साल से सत्ता में रही है सरकार, तो जाहिर है लोगों में नाराजगी होगी। वो नाराजगी किस ओर जाती है इस पर निर्भर करता है काफी कुछ नतीजों का।
जी प्रसून जी, एक फिनोमेना और चुनाव से पहले जो चर्चा में रहा, मुझे पता नहीं कि वोट कितने खींचेगा वो अपनी ओर, वो है हुमायूं कबीर का फिनोमेना। उनकी भी बड़ी दिलचस्प राजनीति है। मैं उनका राजनीतिक करियर देख रहा था तो उनका जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की, फिर टीएमसी में आए, बीच में बीजेपी में चले गए, फिर टीएमसी में लौटे और फिर फाइनली अपनी पार्टी बनाई उन्होंने। मुर्शिदाबाद में उन्होंने एक तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखने का एक उपक्रम भी किया जिसमें 2 लाख लोग शामिल हुए। उनका एक वीडियो अभी इस हफ्ते बड़े चर्चा में रहा, जिस वीडियो में, या स्टिंग ऑपरेशन जो भी कह लें, तृणमूल कांग्रेस ने भी उसको बहुत सर्कुलेट किया और ये उन पर आरोप लगा कि साहब वो बीजेपी से डील करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ तो साहब एडवांस होगा और 1000 करोड़ तक की डील होगी, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे जो है 60-70 सीटें आ जाएंगी, बाकी बीजेपी ले आएगी। तो इस तरह का एक प्लान, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, AIM से उनका गठबंधन था, उन्होंने तोड़ने का, असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन से अपने आप को अलग करने का ऐलान कर दिया। पर क्या हुमायूं कबीर फिनोमिना पश्चिम बंगाल में कुछ है और नहीं है, या है जो भी है, उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं? देखिए, हुमायूं कबीर का असर जो है वो सिर्फ 2 ही सीट पर है मुर्शिदाबाद जिला, एक तो बेलडांगा और दूसरे रेजिना। लेकिन जो वीडियो आया है उसका पहले से मेरा जानकारी था। 2025 जनवरी या फरवरी महीने में हेमंत बिस्वा शर्मा का एक एमिसरी उसके साथ मिला था, तब से उसका प्लानिंग था। ऐसा ही हवा में चला, ये 10 करोड़ रुपया मिला, कुछ तो मिला है। मेरा घर का पास वेस्टिन होटल पे रहते भी है, पहले मैं उसको जानता है करीबन 20 साल से ऊपर से। वो आता था ऐसे ही ट्रेन से और रहते थे MLA हॉस्टल पे। लेकिन आजकल वेस्टिन होटल या 5 स्टार होटल छोड़ करके कोई दूसरे जगह नहीं रह रहे, हेलीकॉप्टर चढ़ रहा है, बाउंसर रख रहा है, उसका तो बहुत सारा पैसा मिला। बीजेपी के साथ जो डील हुआ था इसमें तो कोई किसी का साथ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। चूंकि एक ही चीज था, जहां वोट का मार्जिन 5 से 10 हजार है, वहां मुसलमान वोट तोड़ो, चूंकि इसके लिए बीजेपी का फायदा हो गया। और जब रिकॉर्डिंग का जो बात है, जो स्टिंग ऑपरेशन का जो बात है, वो वीडियो 101% तक सच है, क्योंकि उसी दिन उसी जगह पर बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके घर में छापामारी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, वही सब बैकग्राउंड है, सब कुछ वही है। मेरा जितना जानकारी है, बहुत कायदे से स्टिंग हुआ था और स्टिंग का पास रिकॉर्डिंग इन लोग का पास था ही, लेकिन मौके पर उस स्टिंग को सामने लेके आया। लेकिन इसका बाद हुमायूं कबीर का खिलाफ बहुत सारे लोगों का नाराजगी शुरू हो गया। लेकिन इसका बीच में वो बाबरी मस्जिद का नाम पे जितना पैसा इकट्ठा किया है, अगर हमको कोई आदमी कैश देगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो तुरंत इनकम टैक्स मेरा पीछे पड़ जाएगा। और हुमायूं कबीर की इतना पैसा मिला था, नोट गिनाने के लिए मशीन भी लेना पड़ा और 2 दिन से नोट गिनना पड़ा, लेकिन ना इनकम टैक्स कोई नोटिस भेजा, ना कोई सवाल पूछा है। इसके साथ बीजेपी का इतना अच्छा संबंध है। और आज सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन नहीं, वो खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे जे हम अगर 100 सीट जीतेगा और बीजेपी का 90 सीट आएगा तो बीजेपी का सपोर्ट से हम बनेगा मुख्यमंत्री। ये ओपनली कहा था, ऐसा कोई स्टिंग के बारे में नहीं। आप पुराना वीडियो देख लीजिए, और सीधे बोल दिया था कि मेरा अगर, हम तो पावर जाने के लिए आदमी पॉलिटिक्स करता है और कोई अछूत नहीं है। बीजेपी का साथ ममता बनर्जी एक जमाना में गया था, तो हम क्यों नहीं जा सकता है। तो बीजेपी का साथ अच्छा तालमेल था, अच्छा तालमेल है, भविष्य में अच्छा तालमेल रहेगा। और 2019 में वो खुद मुर्शिदाबाद जिला में बीजेपी का MP सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट का उम्मीदवार थे। अब सोच लीजिए, तो उसका साथ बीजेपी का तो तालमेल है ही है। और ये जब वीडियो सरफेस में आया और शुभेंदु अधिकारी का नाम उठा, कई PMO का नाम उठा, कई आदमी, कई मंत्री का नाम उठा, तो काल मैं देख चुका था शुभेंदु थोड़ा घबरा गया है। पहले तो बोला AI जनरेटेड, बाद में बोला उसको जांच करना पड़ा, फिर बोला सुबह इनका साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं ये कहां से कहां हुआ। मुसलमान लोग, मैं मुर्शिदाबाद लोगों का साथ बात किया है, एक तो असर हुए है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वो लोग सोच रहे हैं हम लोग का साथ ये गद्दारी किया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, 2 जो सीट है बेलडांगा और सीट में और रेजीनगर है, दोनों सीट में शुभेंदु हुमायूं का थोड़ा पकड़ है, वो पैसा बांटेगा और एक सीट जीत सकता है, लेकिन बाकी सीट पे कोई असर होगा नहीं। प्रभाकर जी, आपका फाइनल कमेंट इसी पर?
जी देखिए, वो तो पहले से ही लग रहा था, मौका परस्त राजनीतिविद हैं, हर पार्टी में रह चुके हैं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं की तर्ज पर। और जो बाबरी मस्जिद था वो भी उनका एक राजनीतिक पैंतरा था, पहले से ही जमीन तैयार कर रहे थे। और जाहिर है सत्ता के दावेदार तृणमूल के खिलाफ जो है बीजेपी है, तो कुछ तो समर्थन होगा, कुछ तो सह होगी, ऐसे तो कोई उछलता नहीं है। खूंटा अगर मजबूत होगा तभी उछलता है, तो कुछ तो कहीं समर्थन होगा, क्योंकि पहले भी उसके उम्मीदवार रहे थे। तो और हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम आया है, वो पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति में उनको माहिर कहा जाता रहा है, तो उनसे मुलाकात हुई। और मुर्शिदाबाद भी बहुत अजीब है, भारत का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है, उसमें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का बहुत बढ़िया 22 में से 20 सीटें जीती थी, 2 बीजेपी को मिली थी। तो इस बार गेम प्लान ये था कि उनसे मुस्लिम वोटों को काट दिया जाए तो तृणमूल की सीटें वहां घट जाएगी, और बीजेपी की सीटें 5 सीटें भी मिले, 10 सीटें भी मिले तो बहुत फायदा होगा अगर 2 से 5 या 10 होती है। लेकिन अब इसकी हवा निकल गई है, तृणमूल कांग्रेस भी इतने साल सत्ता में रही है, कोई कच्ची खिलाड़ी है नहीं राजनीति की। तो मौका पिछले महीने वीडियो तो पहले का था, लेकिन जारी किया गया जब चुनाव के ठीक पहले, ये असर होगा इसका। इसीलिए और जो ओवैसी वाला फैक्टर तो वैसे भी काम नहीं आना था, ओवैसी तो पिछली बार भी चुनाव लड़े। यहाँ तो बिहार में ओवैसी की कामयाबी अलग है, बंगाल में, बिहार में हिंदू उर्दू भाषी मुसलमान है, यहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान है, जिसमें ओवैसी की कोई पकड़ नहीं है। तो ये तो हुमायूं कबीर ने अपने लिए ओवैसी को पकड़ा था कि मेरी थोड़ी पकड़ मजबूत होगी, इमेज थोड़ी मजबूत होगी, लेकिन वो भी चला गया, ओवैसी ने नाता तोड़ लिया। तो कुल मिलाकर इनका दांव वही 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, रेजी नगर, नौदा। लेकिन रेजी नगर में अगर जीत जाए तो वही बहुत है उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है अभी शुक्रवार को, जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैनिफेस्टो आया है। उसके हाईलाइट जो हैं वो ये, एक तो ये कि घुसपैठ पर 0 टॉलरेंस, और उन्होंने कहा है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इस बात को जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसी क्रम में लगता है कि एक तो ये पुरजोर बात कही, दूसरा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बात के दौर में जानी जाती है, महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए देने की बात कही, जो TMC के वादे से उसका जिसका अमाउंट ज्यादा है, 75 लाख, लखपति दीदी बनाने की बात कही है, बेरोजगारों को भी 3,000 रुपए का भत्ता देने की बात कही है, और UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड भी 6 महीने में लागू करने की बात कही है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है। TMC और बीजेपी के मैनिफेस्टो को अगर आप कंपेयर करें और मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वेस्ट बंगाल का, जो वहां की जो राजनीतिक स्थिति और समीकरण है उसको देखते हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में कोई बात ऐसी है जो इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकती है? एक भी नहीं मुद्दा, क्योंकि पिछले 1 साल से अगर मान के चलिए मोदी और शाह का जो नैरेटिव है, और खास तरीका से जो लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल का शुभेंदु अधिकारी है, उसका जो नैरेटिव है, उसमें वही था मुद्दा, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया। लेकिन अभी तक कितना घुसपैठिया आया, कितना रोहिंग्या आया, कितना बांग्लादेशी, ऐसा यह प्रक्रिया मोटा मोटी खत्म हो चुका है। जब अमित शाह को पूछा गया था पिछले हफ्ता में ये कितना मिला बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो तो उसका सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी पूछा गया, वो बोला इसको हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी जो है इसको होम मिनिस्ट्री का है। एक्चुअली बांग्लादेश से असम और बंगाल में इंफिल्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर आंकड़ा देखे तो इंफिल्ट्रेशन साल में कितना होता है, 1,000, 2,000, 3,000, और डिपोर्ट करते रहते हैं। उसका पास खास तरीका से कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव बनाने के लिए और हिंदू का डर पैदा करने के लिए ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोग भर रहा है पूरा बंगाल, और इसके चलते नैरेटिव है। और दिल्ली डिपोर्ट, ये जो अमित शाह बोल रहा है, कोई नया नहीं है, हम लोग देख चुका है। बिहार का चुनाव का पहले भी ऐसा ही उनके कहा था, और झारखंड का चुनाव का पहले भी ऐसा कहा था, और आसाम में भी ऐसे ही कहा था। उसका ये झूठ नैरेटिव हर जगह मोटा तौर पर एक ही कारण पे है, जो हिंदू वोट इकट्ठा करो, और हिंदू वोट अगर 35-40% इकट्ठा हो जाए तो हम चुनाव जीत जाएगा। उसी प्रकरण जो है बंगाल में भी वो अप्लाई कर रहा है। जी प्रभाकर जी, लेकिन बात सिर्फ जो घुसपैठ है उसी की नहीं है, बहुत सारे इस तरह के डायरेक्ट लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी है। महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए की घोषणा की गई, लखपति दीदी की बात की गई, महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, सरकारी कर्मचारियों के लिए DA भुगतान इत्यादि।
ये वाले जो मसले हैं, क्या ये इक्वेशन पर, पॉलिटिकल इक्वेशन पर पश्चिम बंगाल के भारी पड़ सकते हैं क्या? कुछ चुनाव हमने बीते कुछ दिनों में देखे हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव है जैसे कि एक उदाहरण उसका, जब हमने ये देखा कि लोक कल्याणकारी जो वादे थे, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की जो बात थी, महिलाओं को बेनिफिट पहुंचाने की बात थी, वो सीधे सबसे बड़ा फैक्टर निकल करके आ गया। पर पश्चिम बंगाल के इक्वेशन, राजनीतिक इक्वेशन बहुत अलग है। ममता बनर्जी लंबे समय से सत्ता में है और एक अच्छी सांगठनिक पहुंच उनकी है। क्या ये वादे सिर्फ घुसपैठ वाला ही नहीं, और जो इसके अलावा भी जो लोक कल्याणकारी वादे हैं, आपको लगता है कि ये उस असर को बेअसर कर सकते हैं जो वहां की डेमोग्राफी, वहां के पॉलिटिकल इक्वेशन में जो सामाजिक समीकरण जो है उसके असर को कम कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बंगाल का चुनाव कुछ अलग होता है। यहाँ लोगों को अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने महापुरुषों को सहेज कर रखने की आदत है और सहेजते हैं। लोग अपनी भाषा से प्यार करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्यार करते हैं। और जहां तक बीजेपी के संकल्प पत्र में वादों की बात है, तो वादों और हकीकत में अंतर होता है, ये हम सब जानते हैं। ममता बनर्जी पहले से ही दे रही है और बीजेपी ने उनकी देखा देखी, उनकी योजनाओं की काट के लिए ही इनका ऐलान किया है। मिसाल के तौर पर लक्ष्मी भंडार के तहत पैसे मिल रहे हैं महिलाओं को, उसी की काट के लिए केवल उसकी रकम बढ़ाकर बीजेपी ने देने की बात कही है। चुनाव के ठीक पहले युवा साथी शुरू किया था योजना ममता बनर्जी ने, उसके तहत दी जा रही है, बस उसी रकम को बढ़ा दी है। तो ममता बनर्जी ऑलरेडी पहले से दे रही है और ऑलरेडी जो लखपति की बात कही जा रही है वो लखपति बन चुकी है। महिलाएं हर महीने अब 1500 रुपए मिल रहे हैं, सामान्य वर्ग के 1750 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 500 से शुरू हुई थी, अब 3 गुना बढ़ चुकी है ये रकम। तो लोगों में एक लगता है कि एक तो हमें मिल रहा है ऑलरेडी, इसका असर पड़ता है। और घुसपैठ का यहाँ मुझे नहीं लगता कोई असर होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा है, पारंपरिक मुद्दा है। घुसपैठ का हमेशा उठता रहा है, पहले भी उठता रहा था। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो वो भी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही थी। लेफ्ट के समय फिर लेफ्ट ने भी उठाया, कौन घुसपैठ का दोषी है कौन नहीं। फिर ममता बनर्जी लगातार, आज भी उन्होंने कहा उत्तर 24 परगना में बसीरहाट की सभा में कि अगर घुसपैठ होती है, एक भी घुसपैठिया है, तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बीएसएफ की है, और वो अमित शाह के अंतर्गत आता है। तो मुझे नहीं लगता इन लोक लुभावन योजनाओं का बहुत ज्यादा असर होगा लोगों पे, क्योंकि लोगों को पहले से ही ऐसी ही रकम भले कम हो सकती हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह की योजनाएं हैं, सबूत साथी है और भी कन्याश्री है, तमाम योजनाएं, 1 दर्जन योजनाओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनका फायदा आम लोगों को मिल रहा है गाँव में। तो उस पर खास बहुत ज्यादा असर होगा कुछ रकम बढ़ जाने से, और जबकि सत्ता में आना तय नहीं है, कौन आएगी कौन पार्टी नहीं आएगी, तो इसका मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है अभी। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट में जुड़े हमारे दोनों साथियों का, प्रभाकर जी का और प्रसून जी का। थैंक यू सर। नेता नगरी में इतना ही। आप असम रहें, बंगाल रहें, जहां रहें, माला माल रहें, जिज्ञासा को ईंधन मिलता रहे और आपका हर वीकेंड आपकी जिंदगी में थोड़ा जल्दी आए, ऐसी कामना। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।